नहीं आ रही थी। जी म्यूट जी, पर था आप। नहीं म्यूट तो रखिए दीदी, अब म्यूट ही रखिए। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद जो है ना अनौपचारिक वार्तालाप में बातचीत करेंगे। न्यू आप सभी को सादर नमस्कार। न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन एवं अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन, एकलव्य विश्वविद्यालय, अमरावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, थाईलैंड हिंदी परिषद, जगत तारण गर्ल्स कॉलेज, शासकीय रामानुज महाविद्यालय, सृजन ऑस्ट्रेलिया, सृजन मॉरिशस, सृजन कतर, सृजन मलेशिया, सृजन अमेरिका, सृजन थाईलैंड, सृजन यूरोप और मधुराक्षर आदि पत्रिकाओं के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष के सुअवसर पर 30 मई 2025 से 30 मई 2026 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता वर्ष के अंतर्गत 30 मई से 30 जून 2025 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता माह के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज 7वें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राजभाषा हिंदी और बैंकिंग आयाम विषय पर विषय विशेषज्ञ से संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, और विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक, भाषाकर्मी और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर, मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर साकेत सहाय जी, और हमारे साथ और भी बहुत से लोग देश विदेश से जुड़े हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को और अधिक आगे बढ़ाएं, मैं बहुत संक्षेप में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि उनका परिचय जो है बहुत संक्षेप में आप सबसे करवाता चलूँ। डॉक्टर साकेत जी जो है, आप करीब 25 वर्षों से कार्यरत हैं। पहले भारतीय वायुसेना में रहे और उसके बाद बैंकिंग में कार्य करते हुए भाषा और संचार, संस्कृति, वित्त एवं बैंकिंग तथा सोशल मीडिया आदि विषयों पर आपके सैकड़ों लेख जो हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपको बहुत से सम्मान जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, चाहे गृह मंत्रालय भारत सरकार का राजभाषा गौरव पुरस्कार हो या बिहार सरकार के सचिव राजभाषा सचिवालय का पुरस्कार हो, ऐसे दर्जनों पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। एक लंबी सूची है। और आपने जो है हिंदी और जनसंचार पत्रिका में, हिंदी एवं जनसंचार पत्रकारिता में स्नातकोत्तर तथा हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि, शोध का विषय आपका जो था भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं हिंदी 1990 के दशक के बाद एक समीक्षात्मक अध्ययन, इस विषय पर आपने अध्ययन किया। आपने संवैधानिक अधिकार और संसदीय व्यवस्था में फेलोशिप प्राप्त की। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन हेतु आप मॉरिशस पहुंचे और आपने विश्व हिंदी तथा भारतीय संस्कृति विषय पर अपने शोध पत्र का वाचन किया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपकी सहभागिता रही। ऐसी बहुत सी बातें हैं आपके परिचय में जो की जाएं तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे पास समय की सीमा है। तो बस इतने बहुत संक्षिप्त परिचय के साथ मैं पुनः स्वागत करता हूं आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर साकेत सहाय जी का, और निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर मिश्र जी से कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय प्रोफेसर मिश्र जी। सभी को सादर नमस्कार। आज एक बार फिर हम लोग इसी मंच पर, और आज के आकर्षण के जो केंद्र है डॉक्टर साकेत सहाय जी, तो सुदूर वरिष्ठ से जुड़ी हैं कल्पना दीदी, डॉक्टर शशि दुकन जी, और पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार शैलेश शुक्ल जी। एक अच्छा कार्यक्रम आज, और
जिसके लिए साकेत सहाय जी, पहले तो साकेत सहाय जी को हम लोग ना तो बैंकिंग का मानते हैं, न सेना का मानते हैं, हम इन्हें हिंदी का मानते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी को भी मान दिया है। निरंतर लिखते पढ़ते रहे, जब मैं मॉरिशस में था तो निरंतर संवाद बना रहता था। इन्हें भी शिकायतें उसी तरह की रही हैं जो हम लोगों को भी रही हैं, कि भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर। तो एक बड़ा काम आपने किया है, और तकनीक का युग है, और तकनीक के सहारे हिंदी के ऊपर जो एक प्रश्न लगता था कि नहीं हिंदी में तो संभव ही नहीं है, लेकिन वो सारी तकनीक ने और एआई ने तो सब कुछ आसान कर दिया। और अब तो डर लगता है कि कहीं हमारी बुद्धि को न कुंदित कर दे, कुंद न हो जाए। एक और महत्वपूर्ण दिन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। मुझे लगता है 2018 या 19 में संभवतः शुरू हुआ था, ये 7वां वर्ष होगा। पूरी दुनिया को सुरक्षित भोजन, पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए इस तरह का दिन का मनाया जाना एक सांकेतिक रूप से हम मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है, ये इसलिए भी मनाया जाता है कि भारत जैसा देश जहाँ कृषि आधारित हमारी भूमि है, उर्वरा है, लेकिन अगर मानसून ठीक नहीं रहा, महामारी आई, कुछ आया, लेकिन ये वही देश है जो कभी अमेरिका के सामने हम लाचार थे, सड़ा हुआ गेहूं और मक्का लेने के लिए, जो वहां के सुअर नहीं खाते थे, और वो धमकी देता था। सन 65 में जो युद्ध हुआ उस समय, और इस देश का प्रधानमंत्री जिसने कहा कि हम एक दिन उपवास कर लेंगे हर भारतीय, लेकिन समझौता नहीं करेंगे, जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, और धीरे धीरे देश आत्मनिर्भर होता है। आज स्थिति यह है कि कोरोना महामारी के बाद भारत जैसे देश में, जहाँ की 80-90 करोड़ की आबादी को निरंतर खाद्यान्न दिया जा रहा है, तो ये भारत की उर्वरा भूमि, ये भारत की अन्नपूर्णा भूमि जो किसी को भूखा नहीं रखती है। इस अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम होना, और विशेष रूप से बैंकिंग और हिंदी को लेकर जो बातें हो रही हैं, उसमें विशेषज्ञ के रूप में हमारे सामने साकेत जी जुड़े हुए हैं। साकेत जी का सम्मान, और हमारी निरंतर कोशिश यही रहती है कि विविध विषयों पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोग जुड़े, और जो नहीं जुड़ पा रहे किसी कारणवश, तो शुक्ल जी इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी और सुरक्षित रहेगी, संरक्षित भी रहेगी। तो बहुत समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक इस समय का सदुपयोग किया जाए, और साकेत जी हमारे सहायक बने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर प्रणाम और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। जैसा कि आपने आज के इस अवसर का जिक्र किया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इस से जुड़े हुए 2 दिवस जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। एक विश्व खाद्य दिवस है जो अक्टूबर की किसी तारीख में रहता है, 13 या 16 को, और आज का जो दिन है वो विश्व खाद्य सुरक्षा को लेकर, कि जो खेत में अनाज या जो भी खाद्यान्न पैदा हो रहा है वो हमारी थाली तक बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंचे, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, जो पूरा का पूरा जो कई हाथों से होकर हमारा भोजन गुजरता है। और इस चीज को हम, जो हमारा पेट है उसको जेब से तो जोड़ा ही जाता है, बिना जेब के, जेब भरी हुए हम पेट अपना नहीं भर सकते, और जेब भरने में बैंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम साकेत जी से कहेंगे कि हमारे सभी साथियों की जेब भरने की पूरी व्यवस्था करें आप। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस दिन के बारे में कही जा सकती हैं। बहुत संक्षेप में, आज जो है 7वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, जो कि हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक करने का अवसर है, बल्कि पूरी की पूरी जो वैश्विक खाद्य प्रणाली है उसकी समीक्षा करने का भी क्षण है। हम देखते हैं कि जब पूरी दुनिया में बहुत सी घटनाएं आती हैं मिलावट की, अभी हाल ही में
पिछले हफ्ते की घटनाएं हैं जब बहुत सारे जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे छापा मारा गया, या ये जो क्विक डिलीवरी वाले जो नाम लेना उचित नहीं है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जो दावा करते हैं 20 मिनट 25 मिनट में आपके घर पे खाना डिलीवर होगा, उनकी जो स्टोरेज की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे जो खाना पाया गया, फंगस लगे हुए बिल्कुल सड़ा हुआ भोजन वहाँ पाया गया, जिसको वो तैयार करके 20 मिनट में जो भोक्ता है खाने वाले हैं उन तक पहुंचा देते हैं। और ये भी बताया गया कि सबसे ज्यादा मिलावटी जो पदार्थ है वो पनीर है, जो कि बहुत ज्यादा पसंद करके हम सभी लोग खाते हैं। आज जब विज्ञान और तकनीक का स्तर चांद तक पहुंच गया है, तब भी करोड़ों लोग या तो दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ रहे हैं या असुरक्षित खाद्य उत्पादों का शिकार बन रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 42 लाख लोग असुरक्षित खाद्य के सेवन से अपना जीवन जो है गंवा देते हैं, जिसमें से बच्चों की संख्या चिंताजनक रूप से सर्वाधिक है। ऐसे में यह दिवस सिर्फ सूचना देने या कार्यक्रम आयोजित करने का दिन नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर ठोस नीति निर्माण का दिन भी होना चाहिए और जागरूकता का भी दिन होना चाहिए। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है और खाद्य श्रृंखला की निगरानी बहुत सीमित है, यहाँ ये मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। बातें बहुत सी हैं, परंतु बात हमें आज इस दिवस को और बैंकिंग को जोड़कर राजभाषा से करनी है। विशेष रूप से बैंकों में जो राजभाषा कार्यान्वयन है, अधिकांशतः जो कार्यान्वयन है वो सभी कार्यालयों में एक ही जैसा है। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट, कार्यालय के कार्य की प्रकृति कुछ भी हो, रिपोर्टिंग फॉर्मेट एक जैसा ही है। ये भी एक विसंगति है पिछले 75 वर्षों की, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो राजभाषा का काम होता है और बैंक में जो होता है, दोनों में अंतर है और सभी क्षेत्रों में अंतर है। मैं एक उपक्रम में हूँ जो कि खनन में है, यहाँ पे कार्य की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। तो हम इन्हीं सब जो पहलू हैं राजभाषा के, उन पर चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय डॉक्टर साकेत सहाय जी। इससे पहले कि हम संवाद के क्रम में आगे बढ़ें, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साकेत सहाय जी से कि वे इस कार्यक्रम की शुरुआत में यदि अपने कुछ विचार रखना चाहते हो तो बहुत संक्षेप में रखें, उसके बाद हम संवाद में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साकेत सहाय जी। सबसे पहले तो भाई शैलेश जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और कि आपने मुझे जोड़ा, और आदरणीय विनोद सर को प्रणाम करते हुए आपने जो हमारे प्रति स्नेह प्रकट किया है, मैं बीते 10 सालों से 15 सालों से हम लोग इससे रूबरू होते रहते हैं। और सर से कुछ ही दिन पहले जब जन्मदिन था सर का, तो हमने बड़ी बात हुई थी। एक बार पुनः बधाई देते हुए कि आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही सक्रिय रहें और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। और साथ ही हमारे बीच जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, मैं सबसे पहले तो जो ये सृजन ऑस्ट्रेलिया भाई शैलेश जी का जो प्रयास है विनोद सर के मार्गदर्शन में, मुझे बड़ा ये अच्छा लगा कि हम लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक साक्षात्कार नहीं है, ये एक हम सभी जो यात्रा कर रहे हैं विचार का, भाव का, भाषा में, हम अपने जो कर्म जीवन में चल रहे हैं उसको साझा करने हैं। इसको साक्षात्कार न मानते हुए मैं मानता हूं कि हम सभी अपने कार्य को, अपनी यात्रा को, जो अनुभव है उनको साझा कर रहे हैं आप सभी से, ताकि हम उससे कुछ सीखें, मैं आपसे सीखूं, क्योंकि ये एक श्रृंखला है भाषा की। क्योंकि भाषा का जो कार्य है वो सतत प्रोत्साहन और प्रेरणा का कार्य है, और हम इससे कभी न रुक सकते हैं न थक सकते हैं, क्योंकि जो रुकेगा थकेगा तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि भाषा, संचार, ये सभी अभी, और दूसरी बात जो आज का दिवस है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, तो उस दिन भी हम लोग कहीं गए थे संगोष्ठी में, तो मैंने वहां पे बोली कि, और जनसत्ता मेरा कुछ दिन पहले लेख आया था 2 साल पहले, तो मैंने उसमें लिखा था कि प्रकृति आपके भीतर ही है, क्षितिजल पावो गगन समीरा।
तो जब तक हम अपने जो पंच तत्व हैं उनके संरक्षण हेतु कार्य करेंगे तो मनुष्य की प्रकृति तब तक सुरक्षित है, नहीं तो विकृति में बदल जाएगी। तो खाद्य सुरक्षा के लिए भी हमारी भाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी जैसा अन्न वैसा मन, तो केवल जो हमने एक रूपता ला दी है अपने खाद्यान्न में, तो वो उसकी सुरक्षा तब होगी जब हम खाद्यान्न में विविधता लाएंगे। आज संयोग की बात है कि आज मेरे बेटा जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में, तो उसके प्रोजेक्ट में मिला है कि आप जो भी भारत के 28-29 राज्य हैं उनके जो मुख्य खाद्य हैं, उनका भोजन है, उनका नाम लिख के बताइए। तो मैं देख रहा हूँ कि जो अधिकांश हमारे राज्य हैं, भात दाल सबका वही अलग अलग नाम है, अलग रूप है, मछली है, डोसा है, लेकिन सब चावल पे आधारित ज्यादा हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, प्रदेश है। इस कारण तो हम कहीं ना कहीं इससे जो खाद्य में जैसे विविधता न ला के एकरूपता ला रहे, उस में भी हम सोचेंगे तब हमारा खाद्य सुरक्षा बना रहेगा। हम केवल गेहूं और जैसा कि अभी वर्तमान सरकार भी मिलेट्स का जो बढ़ावा दे रही है, तो उसको भी हम यदि लग्जरी बनाने लगेंगे तो वो भी गरीब लोगों तक पहुंच दूर होता जाएगा। तो खाद्य पोषण और सुरक्षा तब होगा जब हम इन बिंदुओं पर भी विचार करेंगे, खेती की ओर लौटेंगे। जिसके पास जितना रकबा है खेती का वो उतना ध्यान दे और एक विविधता लाए खेती में, तभी सुरक्षा मिलेगी। और ये आजकल का जो दिवस है ये महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि जो साक्षरता है, जागरूकता है, वो भाषा से होगी। और भारत की जो मुख्य भाषा है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जो भी नाम ले ले, उसके बहाने हम जागरूक कर सकते हैं अपने लोगों को, अपने देशवासियों को। तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस दिवस के लिए बधाई तो क्या, हम जागरूकता दिवस है, हम सभी अपने भीतर, अपने समाज के, अपने परिचितों में, अपने गाँव में, समाज में लोगों को जोड़े, जागरूक करें जितना क्षमता है, तो ये हमारे लिए और बेहतर होगा। मैं भाई शैलेश जी को और इस मंच को बधाई देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए हमें जोड़ा और हमें कुछ बोलने कहने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साकेत साहब। और अब बिना विलंब के हम आपसे बातचीत के या संवाद के क्रम में आगे बढ़ेंगे। और एक स्वाभाविक जिज्ञासा जो है हमारे दर्शकों की, श्रोताओं की, ये है कि आपने पहले भारतीय वायुसेना में काम किया, उसके बाद आप बैंक में हैं, तो बहुत संक्षेप में आपकी वायुसेना से जो आपका ट्रांजिशन हुआ, परिवर्तन हुआ सेवा में, उसके बारे में बताएं। और भाषा सेवी तो आप हमेशा से हैं, ये जो परिवर्तन हुआ कब और कैसे हुआ, थोड़ा सा अपनी सेवा के बारे में हमारे साथियों को बताएं। ये देखिए, भारतीय वायुसेना में मैं जब गया तो हम लोग, मैं इंटर बीए पार्ट 1 करके गया था। पार्ट 2 जो ग्रेजुएशन में पार्ट 2 होता है, तो बीए ऑनर्स में इतिहास में कर रहा था। तो उस समय मेरा भारतीय वायुसेना में चयन हो गया था, तो एयरमैन के रूप में। और मैं वहां गया तो मेरी रुचि, चूंकि मैं राजेंद्र कॉलेज छपरा में पढ़ा और या जिला स्कूल छपरा में, तो मेरी शिक्षा दीक्षा में मैं हमेशा से जो डिबेट कंपटीशन हो, भाषण हो, लेख हो, तो मैं बड़ा अग्रणी रहता था। तो शुरू से मेरी रुचि भाषा में रहती थी। और जब मैं एयरफोर्स में गया तो वहाँ का जो राजभाषा प्रकोष्ठ था और जो कमांडिंग अफसर, जो वहाँ एक न्यूज लेटर हमेशा निकलता था, हर सप्ताह में दो बार निकलता था एक न्यूज स्टेशन रूटीन ऑर्डर, तो उसका जिम्मेदारी मेरे पास था। तो मेरी सतत रुचि हो गई पत्रकारिता में कि कैसे जो भी आपके यूनिट का, एयरफोर्स यूनिट है, उसकी जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हो, उनको हम लोग छाप उसमें कवर देते थे परिवारजनों के लिए, एयरफोर्स फैमिली के लिए। जो बैंक की, जो भारतीय वायुसेना के जो महत्वपूर्ण कार्य, ये स्टेशन रूटीन ऑर्डर वहां पे निकलता था प्रशासनिक रूप से, तो उसका मैं जुड़ा हुआ था। और फिर वायु जनशक्ति, जो भारतीय वायुसेना की अग्रणी पत्रिका थी वहां पे, उसका भी मैं उप संपादक रहा। तो इन सब कार्यों से मेरी रुचि हिंदी में हुई। और उस समय इग्नू से मैंने 2004 में मैंने इग्नू से एमए किया हिंदी में। और उसके बाद फिर हिंदी अधिकारी का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आया, तो मैं उससे हिंदी अधिकारी में 2009 जनवरी में मैं ज्वाइन किया, और तब से ये सफर यहाँ पे है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व निर्माण में, जो जहाँ मैं भारतीय वायुसेना में पोस्टिंग रहा, इलाहाबाद में, गुवाहाटी में और दिल्ली में, तो मेरे इन तीनों शहरों का और जो भारतीय वायुसेना का जो भूमिका है मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आज मैं बैठा हूँ
तो मैं अपने उस संगठन को हमेशा सैल्यूट करता हूं और मेरी उसमें बहुत भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साकेत जी। आपने अपनी यात्रा के बारे में बहुत संक्षेप में हमें बताया। और मुझे तो ये लगता है कुछ विधि का विधान रहता है कि आपको जहाँ पहुँचना है उसकी तैयारी आपको करवा दी जाती है। ऐसा अपने आप होता है आपके साथ। एयरफोर्स के समय से हो गया कि आप एक अच्छे राजभाषा अधिकारी बने, अच्छे हिंदी कर्मी बने, हिंदी सेवी बने, और लाभ पूरे हिंदी जगत को मिल रहा है और सभी के साथ ये संयोग होता है। और खैर, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ आपके साथ। मेरी जिज्ञासा ये भी है कि ई बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के प्रचार प्रसार में हिंदी भाषा के उपयोग को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे जुड़ी चुनौतियां या इससे जुड़े हुए कुछ जो आपके अनुभव हो, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, विशेषकर ई बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के मामले में। अभी आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था या कि जिज्ञासा थी भारतीय वायुसेना के बारे में। मैं वर्ष 2002 की बात बताऊंगा, मैं 2001 की। मैं उस समय शिलोंग गुवाहाटी में पोस्टिंग था, तो एक अनुवाद का एक सप्ताह का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था भारतीय वायुसेना में शिलोंग कमांड में। तो मुझे उस समय भेजा गया कि आप जाइए इस पाठ्यक्रम को, क्योंकि आपकी हिंदी पे अच्छी पकड़ है और आप हिंदी को यहाँ बढ़ावा दीजिए। तो उस एक सप्ताह के पाठ्यक्रम से मेरे भीतर बड़ा एक ललक हुआ कि हम हिंदी को कैसे बढ़ावा देंगे, ये प्रारंभिक सीढ़ी है। तो मैं वहां पे जुड़ा, उसके बाद फिर एमए किया, फिर फेलोशिप किया जो आपने, फिर उसी दौरान मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में। तो मैं वहाँ पत्रकारिता का जो एक केंद्रीय हिंदी संस्थान है वहाँ का उन्होंने प्रवेश पाठ्यक्रम चलाया था, उसको मैं पास कर गया। तो वहाँ 25 सीट थी के पोस्ट एमए डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो इवनिंग क्लास था शाम में। तो मैं एयरफोर्स को धन्यवाद दूंगा कि मुझे कई बार, हम लोग का आफ्टरनून भी चलता था, लेकिन वो बोले नहीं आपने परमिशन ले रखी है, आप क्लास में जाइए। तो मैं रोज नेहरू प्लेस जाता था, सप्ताह में क्लास होती थी हमारी सांध्यकालीन 5:30 से। उस दौरान मेरी रुचि बढ़ते गई कि कैसे भाषा की प्रयोजन मूलक हिंदी है, उसकी कैसे किन किन प्रकार के आयाम में हम हिंदी की उपयोगिता को जागरूकता के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। और लेकिन जागरूक केवल हम कथनों से नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञान में नहीं लाएंगे, जो लोगों की जरूरत है उसमें नहीं लाएंगे तो कैसे होगा। फिर मैं उसी दौरान मैंने पीएचडी भी की, एयरफोर्स में रहते हुए मैंने प्री पीएचडी टेस्ट पास किया और मैंने जो विषय चुना आपने चर्चा भी की उस पर। फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे मन में आया कि बैंकिंग को की जो भाषा है आमतौर पर अंग्रेजी मानी जाती है, तो कैसे हम अपने प्रयास से उसको स्थापित करें। तो मुझे याद है वर्ष 2009 में मैं जब ज्वाइन किया था, तो जो सीएबी है, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का, और नाबार्ड ने मिलकर एक जो अभी आप लोग काफी चर्चित हो गया है, वित्तीय समावेशन, नया शब्द आया था उस समय, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि कैसे हम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाएं। तो एक टॉपिक था 15 मिनट पैदल दूरी पर बैंकिंग सुविधाएं। तो मेरा उस समय जो नाबार्ड बर्ड कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा लखनऊ में, तो वहां पे मेरा पेपर प्रेजेंटेशन हुआ और मेरी रुचि तब से, मैंने इसलिए ई बैंकिंग इसलिए शीर्षक रखा कि जो आजकल की जो डिजिटल बैंकिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों से हमारे पॉकेट में मोबाइल के माध्यम से भी हम तुरंत, अभी तो डिमोनेटाइजेशन जो है, विमुद्रीकरण या नोटबंदी के बाद से काफी लोग क्यूआर कोड से सबसे पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पहले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ही जमाना था। और उसी पर मेरा एक लेख भी चयनित हुआ था, राजभाषा गौरव पुरस्कार जिसे मिला था, प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग से जुड़ी चुनौतियां। तो कैसे हम लोग आज, जिसकी बहुत ज्यादा खतरे बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, हम जाने अनजाने इस अपराध के लालच से, भय से या किसी अन्य कारणों से जो शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लेख लिखा। और ये मेरी पुस्तक भी जो है, बैंकिंग के जो अलग अलग है, चाहे एमएसएमई हो, हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, अभी सरकार ने 4-5 साल पहले मुद्रा योजना लाया था, लेकिन मुद्रा योजना के पहले भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बैंकों की किन योजनाओं से हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो बैंकों की वेबसाइट पे तो रहता है, लेकिन लोग उसको जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो भारत की अग्रणी भाषा है, उसमें मैं तकनीक की बात करूं, क्यूआर कोड की बात करूं, फसल बीमा योजना की बात करूं, एमएसएमई स्कीम की बात करूं,
भारत सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में बात करूं, रिटेल बैंकिंग की बात करूं, आपको होम लोन चाहिए, लेकिन होम लोन के बारे में आप कैसे अवगत होंगे? हर बैंक की अपनी वेबसाइट है, वो अपने तक, लेकिन आप होम लोन लेंगे तो कैसे उसके लाभ कैसे उठाएंगे, उसको कैसे समय पर चुकाएंगे, आपका खराब हो जाएगा तो सिविल कैसे खराब हो सकता है। इन सब कारणों से मैंने सरल भाषा में बैंकिंग पर पुस्तक लिखने का प्रयास किया और मेरी पांडुलिपि भी उसकी चयनित हुई, बिहार सरकार से पुरस्कृत हुई थी और काफी उसको सराहना मिली। आगे भी मैं बैंकिंग में, मेरा ये रहता है कि हम फंक्शनल हिंदी की बात करते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करते हैं, लेकिन भाषा की प्रयोजनमूलकता तब तक नहीं स्थापित होगी जब तक हिंदी को हम तकनीक की भाषा, ज्ञान की भाषा के रूप में स्थापित नहीं करेंगे। तो मेरा एक समय छोटा सा प्रयास रहता है। मैंने मीडिया और हिंदी पे भी पीएचडी इसलिए किया कि मुझे हिंदी की जो वास्तविक जरूरत है राजभाषा में, वो तकनीक की भाषा, ज्ञान की भाषा बनाने के रूप में है। कविता कहानी में हमारी भाषा दुनिया की हर भाषा के मुकाबले अग्रणी है, चाहे आप निराला जी कविता हो, दिनकर जी की हो, या कोई भी भारत के अग्रणी कवि लेखक हैं, सब हमारे में हम सिरमौर हैं, लेकिन हमारी कमी ज्ञान तकनीक के क्षेत्र में है। तो मेरा इसमें सूक्ष्म प्रयास रहता है कि हम अपनी भाषा को अग्रणी के रूप में कैसे स्थापित करें, और मैं जो भी थोड़ा बहुत करता हूँ, आप लोगों से सराहना मिलती है तो मुझे और अच्छा लगता है। तो मैं इस दिशा में ही अग्रणी हूँ कि हिंदी तकनीक की भाषा बने, ज्ञान की भाषा बने, विचार की भाषा बने, व्यवहार की भाषा बने, कारोबार की भाषा बने, लेकिन तब जब जनता उसको ये ना बोले कि ये हिंदी आम आदमी की भाषा है, लेकिन खास आदमी की भाषा तब बनेगी जब वो रोजगार के साथ साथ लोग उसको ज्ञान के रूप में अपनाएंगे, लोग उसको हिंदू के साथ साथ अपने घरों में हिंदी अखबार के रूप में भी अपनाएंगे, तभी वो भाषा आगे बढ़ेगी। और लोग जो हिंदी से जुड़े लोग हैं वो भी उसमें और ज्यादा अपना श्रम लगाएंगे, तकनीकी आधार पुस्तकें लिखेंगे। सरकार का प्रयास है, लेकिन जनता को जागना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भी भारत सरकार ने नहीं किया था, जनता ने किया था। तो हमारी भाषा को अपनाने के लिए हम सबको जागना होगा, अपनाना होगा, तभी हमारे, और मेरा ये प्रयास रहा था, इसलिए मैंने इन विषयों को चुना। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साकेत जी, आपने अपनी पूरी जो दृष्टि है आपके काम को लेकर, उस दृष्टि से हमें अवगत कराया, इस सोच के अंतर्गत आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने तकनीक की बात की, आपने क्यूआर कोड की बात की। मैं भी अपने सभी जो यहाँ उपस्थित साथी हैं उनको सूचित करना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, उन सबके मार्गदर्शन में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी तरह की जो हमारी ऑनलाइन सूचनाएं हैं उन सबको हम क्यूआर कोड के रूप में, अब जैसे ये जो आज का कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम इस क्यूआर कोड में, इस कार्यक्रम की पूरी सूचना इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कोई भी जो नए लोग मोबाइल के क्यूआर कोड का प्रयोग कर रहे हैं, अपने फ़ोन से इसको स्कैन करेंगे तो सीधा जो है इसका डॉक्टर साकेत जी का जो कार्यक्रम है आज का, उस पर पहुंच जाएंगे। और लिंक का जो कस्टमाइजेशन है वो भी डॉक्टर साहब ने देखा होगा कि वो डॉक्टर साकेत जी के नाम से ही है। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो और जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन, हम जितनी भी चीज़ें ले जा रहे हैं उन सबको हम किसी ना किसी रूप से क्यूआर कोड के माध्यम से जो है वो प्रदर्शित करें। आप आयोजन समिति के इस बैनर पे अगर नज़र डालेंगे तो इसमें सभी तरह के जो आवश्यक लिंक हैं, जितनी भी ऑनलाइन सूचनाएं हैं, उन सबको क्यूआर कोड के माध्यम से कोडित किया गया है। चाहे वो गूगल मीट का लिंक हो, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम का लिंक हो, या हमारी जो वेबसाइट्स हैं, जितनी भी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वो सब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हर तरह से, जो एक पारंपरिक लिंक होते हैं उस तरह से भी, कस्टमाइज लिंक होते हैं अपने ब्रांड के साथ, और उस माध्यम से भी, और क्यूआर कोड के माध्यम से भी हम रखें। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक जो हमारा इस पूरे आयोजन में, 1 वर्ष के आयोजन में मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं पुनः जो है आपकी दृष्टि को प्रणाम करता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह से आप अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में काम करते हुए उस क्षेत्र का जो ज्ञान है, जो कि आम आदमी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, उसको आम आदमी की भाषा में ला रहे हैं। यदि हम सभी लोग, सभी भारतीय लोग, केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भारतीय भाषा वाले लोग अपने अपने
क्षेत्र के ज्ञान को अपनी भाषा में लाने लगे तो भाषिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है। मेरा ये भी मानना है कि आप पीएचडी या किसी भी विषय के विद्वान हो, इस तरह की कुछ सरकारी अनिवार्यताएं भी की जानी चाहिए कि आपको अपनी मातृभाषा में लेखन प्रकाशन जरूर करना है और उस जो विषय है और उनकी जो भाषा है, हर भाषा में, जैसे अभी एक बड़ी अच्छी बात है कि राजभाषा विभाग ने भारतीय भाषा अनुभाग शुरू किया है। मेरा बहुत विनम्र सुझाव इस मंच के माध्यम से ये भी रहेगा कि केवल वो अनुभाग ना हो, उसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए कम से कम जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उनके बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले जर्नल प्रकाशित किए जाएं, जिनमें सभी विषयों का ज्ञान, केवल हिंदी की बात ना हो, सभी विषयों के ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित शोध पत्र प्रकाशित किए जाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में 2 पत्रिकाएं हैं, आप सब परिचित हैं। एक ज्ञान गरिमा सिंधु, जिसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, और एक विज्ञान गरिमा सिंधु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इस दिशा में अगर कदम बढ़े और हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, सब लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दें, आवेदन दें, तो शायद इस दिशा में और भी काम हो सकता है, जिस दिशा में माननीय डॉक्टर साकेत सहाय जी अकेले या कुछ गिने चुने लोग अपने अपने ज्ञान विज्ञान को हिंदी में ला रहे हैं। अगली जिज्ञासा मेरी ये है डॉक्टर साहब, आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहले तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा हुई, उसको मैं चाहता हूँ सब लोग जाने। प्रतिदिन आपने बताया कि बहुत से ऐसे काम हैं जो आप सुबह ऑफिस पहुंच के लगभग दोपहर तक करते हैं। मैं चाहूँगा कि हिंदी में करने वाले उन कार्यों की आप जानकारी दें, क्योंकि वो सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए नहीं, हम सब राजभाषा कर्मी या हम सब हिंदी प्रेमी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उस तरीके की जो पहल है, नवाचार हैं, वो सबके लिए लाभदायक होंगे। डॉक्टर साकेत जी। धन्यवाद शैलेश भाई। हम आदरणीय विनोद सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं उनको, मतलब मेरा ये, मैं अपने एयरफोर्स की बात से नहीं है, मतलब मेरा एक रहता, मुझे एक बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड का पाठ्यक्रम का जो छात्रों को प्रमाण पत्र बांटने के लिए मुझे बुलाया था पुनीत विसारिया जी ने, तो मैंने वहां पे एक बात कही थी, मेरा वो इसमें था कि देखिए, जब हमारे पर्स में रुपे कार्ड है, पहले वीजा होता था, अब रुपे कार्ड सरकार ने, एनपीसीआई ने बढ़ाया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रुपे कार्ड क्या है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तभी तो हम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, वीजा करो या रुपए करो। मैंने वहां बोला था कि आप रुपे कार्ड का प्रयोग करेंगे तो आपकी विदेशी मुद्रा का व्यय कम होगा, वीजा का करेंगे तो आपका खर्च बढ़ेगा और आपका सर्वर का जो डाटा है वो विदेशी कंपनियों के पास जाएगा वीजा के माध्यम से, लेकिन रुपए का जो सर्वर है वो भारत में है, तो आपका डाटा भी आपका बाहर के देशों में नहीं जाएगा। दूसरी बात कि आप अपने देश के उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके लिए अभिनंदनीय है। अब आपने जो बात कही, तो मैं नवाचार में इसलिए विश्वास नहीं करता हूं कि हम, देखिए, भाषा जो चीज है, हम लोग उसको जब तक मैंने अपने शुरुआती में ही बोला कि हिंदी विभाग विश्वविद्यालय हो या कहीं भी हो, तब मजबूत होगा राष्ट्रभाषा के रूप में जब मनोविज्ञान का कोई विद्यार्थी, मनोविज्ञान का कोई रिसर्च स्कॉलर हिंदी में शोध पत्र हिंदी विभाग के माध्यम से भी सहयोग लेकर करे और वो शोध पत्र हिंदी में मूल रूप से हो, तो ये हमारी हिंदी विभाग के साथ साथ मनोविज्ञान की भी उपलब्धि होगी, क्योंकि अंग्रेजी से ज्यादा देश में विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की मात्रा इसलिए नहीं है कि वो साहित्य पढ़ा, इसलिए है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्षमा के साथ मैं ये अनुरोध करूंगा, मैं वहां भी, जहां भी मुझे विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिलता है, मैं हर विभाग से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हिंदी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए, जहां अनुवाद की जरूरत हो, जहां शब्द की जरूरत हो, जहां आपको सहयोग की जरूरत हो, लेकिन आप शोध पत्र ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रोत्साहित करिए कि वो हिंदी में लिखें। मैं उसी नवाचार में मैं बता रहा हूं कि मैं जैसे जैसे ऑफिस में पहुंचता हूं
तो आमतौर पर राजभाषा के परिपत्र सर्कुलर कम जारी होते हैं। बाकी बैंकों में हर विभाग के परिपत्र हो या सर्कुलर लेटर जारी होते हैं, हर विभाग के लोग अपने अपने परिपत्रों का वाचन करते हैं। लेकिन मेरे सामने स्थिति उत्पन्न हुई कि मैं कैसे अपनी उपयोगिता साबित करूं। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं हर दिन जो भारत के, तेलंगाना के या जिस प्रदेश के महापुरुष हों, उनके बारे में प्रातःकालीन सभा में लोगों को बताऊंगा। जो हमारे भाषा, साहित्य, संस्कृति को समृद्ध करने वाले लोग हैं, उनको मैं 2 मिनट 4 मिनट लोगों को संबोधित करूंगा, हिंदी में करूंगा, ताकि तेलुगु भाषा के जो लोग हैं या कन्नड़ के हों, क्योंकि हमारे कार्यालय में 95% लोग गैर हिंदी भाषी हैं, जिनकी मातृभाषा कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है और तमिल है। लेकिन मैं वहां हिंदी में बोलता हूं और मुझे आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि सब लोग हिंदी के शब्दों को जानकर प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि आपकी हिंदी के जो शब्द चयन करते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में, वाणी में नहीं करते, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी अच्छी समझते हैं। दूसरी बात, उसके बाद में जब आज का शब्द, आज का सुविचार तो एक सामान्य से है, सब लोग करता है। हम लोग क्या है, टेम्पलेट की तरह हर दिन बैंक हेड, जो हमारा प्रधान कार्यालय है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सूचना देता है, स्टाफ सदस्यों को, जो भी आपके प्रोडक्ट के जो मेन फीचर होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, ताकि आप ग्राहकों तक बता सकें। जो अपडेशन होता है, चाहे ब्याज दर बदल गया, चाहे कोई एक पॉजिटिव पे सिस्टम आया है कि यदि आप 5 लाख का चेक जाके शाखा में जमा करेंगे, भले वो ट्रांसफर के लिए हो, कैश डिपॉजिट के लिए हो, लेकिन वो आपको चेक जाके ब्रांच में जमा करना है व्यक्तिगत रूप से। 5 लाख के ऊपर का जो भी, पहले पॉजिटिव पे सिस्टम कंपलसरी हो गया है अब बैंकों में। मैं इसकी सूचना हेड ऑफिस से अंग्रेजी में आती है, मैं तुरंत इसको हिंदी में जारी करता हूँ। और ये उसके बाद फिर कन्नड़ शब्द हमारे क्षेत्राधिकार में कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है, तो तेलुगु और कन्नड़ के शब्द सिंधु जो भारत सरकार का प्रयास है, मैं वहां से जो शब्द, जैसे कार्यालयमु बोलते हैं तेलुगु में कार्यालय को, तो ये इस प्रकार के जो भी शब्द हैं, जो हमारी भारतीय भाषाओं में जो आंतरिक एकता है, मैं उन शब्दों को रोज साझा करता हूँ। तमिल, तेलुगु शब्द हिंदी अर्थ, कन्नड़ शब्द हिंदी अर्थ, आज के व्यक्तित्व विशेष, जैसे आज आपने खाद्य पोषण सुरक्षा बताया, मैं अगर आज ऑफिस खुला होता तो आज का दिन विशेष खाद्य पोषण के बारे में मैं 5 लाइन लोगों को बताता हूँ हिंदी में। फिर आज जो महापुरुष जन्मे हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक शब्द रोज, मनोनयन हो गया, पन्न हो गया, तमाम जो शब्द हैं उनका अर्थ बताता हूँ कि क्या इसकी व्याख्या, उसका वाक्य का प्रयोग क्या होगा। फिर एक बैंकिंग शब्दावली में मैं देता हूँ कि ईयर मार्क या बयाना है, बयाना जो है कि कैसे आप जो राशि होता है ना, जो टेंडर निविदा निकलता है, उसको इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण शब्द है, रोज एक नया शब्द। उसके बाद एक वित्तीय शब्दावली में साझा करता हूँ कि जैसे अर्थ क्या है, वित्त क्या है, बैंकिंग क्या है, फिनांस क्या है, शेयर मार्केट के जो शब्द हैं वो हिंदी में मैं उनको 5 लाइन उनकी परिभाषा देता हूँ। और ये 9 चीज मैं रोज साझा करता हूं। और आप सभी को जान के प्रसन्नता होगा कि सभी लोग जो गैर हिंदी भाषी हैं उसको चाव से पढ़ते हैं। और मेरी एक पहचान अगर नहीं आता तो बोलते आज आप छुट्टी पे थे क्या कि नहीं आपने भेजा। तो मुझे उससे एक आंतरिक प्रसन्नता मिलती है कि चलो मैं लोगों को जागरूक कर पा रहा हूँ, बैंकिंग के बहाने हिंदी को भी प्रचार कर पा रहा हूँ, हिंदी को भी प्रसारित कर रहा हूँ। और लोग ज्ञान के कारण हिंदी को पढ़ना भी चाहते हैं अगर उनके, तो ये मैं मानता हूँ धारणा बनाई गई है कि हिंदी कौन पढ़ेगा, ये धारणा निर्मूल है। यदि आप सही चीज परोसेंगे, लोगों को सही चीज बताएंगे तो जरूर पढ़ना चाहेंगे लोग। हो सकता है 10 में 3 पढ़े, 7 न पढ़े, लेकिन आप उस 3 के लिए काम करिए, 3 से 4 होगा, 5 होगा, है ना रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का कि आपको कोई ना चले, आप अपनी राह पे चलिए। तो मेरा यही प्रयास रहता है और हमारे उच्च प्रबंधन से भी इसको सराहना मिलती है, तो थोड़ा मैं उत्साहित भी रहता हूँ। धन्यवाद। ये बात आपने अंत में बहुत महत्वपूर्ण कही कि उच्च प्रबंधन से सराहना मिलती है, और अगर उच्च प्रबंधन चाहे तभी बहुत सी चीजें संभव हो पाती हैं। वो केवल राजभाषा नहीं, चाहे कोई भी कार्य हो। प्रोफेसर मिश्र जी अपने विश्वविद्यालय में हैं, अगर
कुलपति चाहेंगे तो ही बहुत सारे नवाचार हो सकते हैं, नहीं तो सरकारी व्यवस्था में कहा ही जाता है, एक फ्रेज चर्चित है, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड, कि जितना न्यूनतम है बस उतना करके घर जाओ, और उसी से व्यवस्था चल रही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ पर आप वहाँ के विभाग के शिक्षकों से कहते हैं कि भाई हिंदी में भी शोध पत्र लिखे जाएं। मैं पुनः ये निवेदन करूंगा, इस बात को हम थोड़ा सा और विस्तृत करें कि हमें उन शोध पत्रों को भारत की सभी भाषाओं में और बोलियों में लिखने का जो है प्रयास करना होगा, अभियान चलाना होगा, तभी हम भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान भंडार है उसको विस्तृत रूप से रख पाएंगे, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनकी अपनी मातृभाषा में ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री प्राप्त हो सकती है। एक और जरूरी बात जो मैं यहाँ आपने बताई कि भाई तेलुगु और कन्नड़ के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सिक्किम में गया तो मेरा पहला वर्ष था वहाँ पहले राजभाषा अधिकारी के रूप में, तो मेरे पास भी ये संकट था कि मैं अगर सीधे हिंदी की बात करूँगा तो उतनी स्वीकार्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2012 से ही हमने जो हिंदी माह का अंतिम कार्यक्रम होता था, समापन समारोह, उसको भारतीय भाषा समारोह के रूप में मनाना शुरू किया, और हमें जितनी भी भाषाओं के वहाँ लोग मिल जाते थे, क्योंकि सिक्किम में आसपास के जो लोग थे उन भाषाओं के, आसपास के प्रांतों की भाषाओं के लोग मिल जाते थे। सिक्किम स्वयं जो है एक भाषिक रूप से बहुत ही विभिन्नता वाला प्रदेश है, जिसकी 11 जो हैं आधिकारिक भाषाएं हैं, भूटिया, लिम्बू, लेपचा, नेपाली, इस तरीके से मंगर, ऐसी 11 भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं के लोग मिल जाते थे। उसके अलावा असमिया, बंगाली, भोजपुरी, मणिपुरी, पूर्वोत्तर से बहुत से छात्र रहते थे। तो हमारे लिए एक सफलता की बात ये थी कि हर एक जो समापन समारोह है उसमें 12-15 भाषाओं की प्रस्तुति होती थी। तो उससे हिंदी की जो स्वीकार्यता है, क्योंकि हम सबको साथ में लेके चल रहे थे, तो हिंदी की स्वीकार्यता जो है वो बढ़ी। और इसी क्रम में मैं दोणीमलाई का, कर्नाटक का भी अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि वहाँ पर कन्नड़, जैसा कि आपने बताया कि आप आंध्रा में हैं तो कन्नड़ और तमिल बोली जाती है वहाँ पर, कन्नड़ और तेलुगु। तो हमने दोणीमलाई में भी यही किया। आपको स्क्रीन पे दिखेगा ये एक शायद आप देख पा रहे होंगे। जी। हाँ, तो ये जो हमारा मासिक समाचार पत्र है, इसको हम इसमें काफी हिस्सा जो है वो वहाँ की भाषा का भी, कन्नड़ का रखते थे, ताकि हिंदी के प्रति जो राजनीतिक स्तर पे उकसाने वाला जो विरोध है उसका सामना हमें न करना पड़े। और केवल ऐसा कंटेंट के स्तर पे ही नहीं, हमने इसका जो मास्ट हेड है, इसका जो शीर्ष है, उसको भी हमने जो है त्रिभाषी रखा, अंग्रेजी में, हिंदी में, कन्नड़ में। कुछ ऐसे भी साथी हो सकते हैं जो हिंदी नहीं जानते, क्योंकि NMDC जो है वो पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लीजिए कोई पंजाब से है या बंगाल से है, तो सब भाषाओं में तो हमारे लिए काम करना संभव नहीं, तो इसलिए एक जो पढ़े लिखे लोगों की संपर्क भाषा है, अंग्रेजी की भी कुछ सामग्री हम रखते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि हिंदी वाले जो साथी हैं आमतौर पे बाकी भाषाओं से बचते हैं। हमें उसका उल्टा करने की आवश्यकता है। हम जिस क्षेत्र विशेष में काम करें, वहाँ की क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, परंपरा, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब हम सम्मान करेंगे अपने सामने वालों का, तो हमें बदले में सम्मान मिलेगा, स्वीकार्यता मिलेगी। इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ डॉक्टर साकेत जी की हिंदी भाषा के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों की क्या भूमिका हो सकती है। मैं विशेष रूप से बैंकों का पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं। देखिए, वित्तीय साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को पढ़ाना है। हमें उसमें वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि हम आम तौर पर हमारा जो समाज है उन चीजों से परहेज करता है जिससे उसको रोज जरूरत ना हो, जिससे रोजगार ना मिले।
हर आदमी को लगता है कि ये बैंक में तो बैंक वालों का काम है, हम तो जाएंगे, हमारा वो हमें श्वेत सेवा दे देंगे। लेकिन देखिए, सफल व्यक्ति वह नहीं है जो रोजगार पाले। सफल वह है जो अपने जो उसका दैनिक कार्य है, जीवन है, उसमें भी वो अपने एक पूरे परिवार को भी जागरूक करे, खुद को भी जागरूक रखे। तो वित्तीय साक्षरता इसलिए अधिक जरूरी है कि जीवन का आज के आधुनिक युग में सबसे पहले जो सीढ़ी है वो वित्त से ही प्रारंभ होती है, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि है ना, बिना अर्थ सब सूना, बिना धन के तो कुछ नहीं है। तो उसका प्रबंधन जो है वो तब सफल होगा जब हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि आपको अगर 10 रुपया दे दिया तो आप 10 रुपये का सदुपयोग कैसे करेंगे ये आपको तब पता होगा जब आप अपने परिवार में यह संस्कार समझे होंगे कि हमें प्रबंधन कैसे करना है, हमें मित व्ययी कैसे बनना है। और यहाँ पे हिंदी भाषा की इसलिए अधिक उपयोगिता है कि हिंदी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली समझी जाती है। और वित्तीय साक्षरता का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि आप देख रहे होंगे कि जब से वित्तीय समावेशन आया, तो वित्तीय समावेशन का पहला ये कि लोगों को समावेशी बनाना, इंक्लूसिव ग्रोथ तब होगा, समावेशी विकास तब होगा जब सबकी भागीदारी हो। और सबकी भागीदारी तब होगी जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, अपने कर्तव्य एवं अधिकार को जानेंगे। कई बार हम अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को वित्तीय प्रबंधन के अभाव में खो देते हैं। और ये वित्तीय प्रबंधन को ही बताना वित्तीय जागरूकता है। पढ़े लिखे लोग भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लुटा देते हैं, पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी नकली ईडी की बात पर आकर अपना पूरा पैसा दे देते हैं, पढ़े लिखे लोग भी यूट्यूब पर गलत पैसे प्रलोभन में आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी टेलीग्राम पर तमाम ऐप क्लिक करके अपना लाखों का पैसा लुटा देते हैं, अपनी अस्मिता खो देते हैं, अपना इज्जत सम्मान बर्बाद कर देते हैं एक क्षणिक क्लिक से। और आज के डिजिटल माध्यम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें देखना क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन किन चीजों को नहीं देखना है ये हम कम बताते हैं अपने लोगों को। और आज के वित्तीय जगत में बहुत अधिक जरूरी है कि हमें निवेश, तो हर कोई बताता है कि आप म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, एसआईपी कर लीजिए, लेकिन किन एसआईपी में जाना है, किन शेयर मार्केट में करना है, यह आपको कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, आपका दैनिक अध्ययन ही आपको बताएगा। क्योंकि जिस पैसे को आपने इतना श्रम से कमाया है उसको एक किसी और के बोलने से यदि आप कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट ही हो, तो यहाँ पे वित्तीय साक्षरता बहुत अधिक जरूरत है भारत में। क्योंकि हर आदमी जमीनों में निवेश कर रहा है, हर आदमी मैं यहाँ पे जो भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था तब लोगों को लगा था, विनोबा भावे जी ने लोगों से बोला था कि हम सामाजिक कार्यों के लिए अपने जमीनों का दान करें। लेकिन यहाँ पे हर आदमी, जहां भी शहर बस रहे हैं, हर आदमी जमीन खरीद रहा है। जहां पे हाईवे बस गया, राजमार्ग, वहां पे साइड में जाके ब्रोकर लोग जमीन बोल रहे हैं कि आप प्लॉटिंग कर लो। तो किसान खेती कहाँ करेगा, हम कहाँ जाएंगे? तो इन सब चीजों में वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं गुड़गांव के किसानों को जानता हूं, उन्होंने अच्छी वित्तीय प्रबंधन की तो वो बच गए। और तो इसीलिए भारत में आजकल क्या है कि बैंकों ने भी यह शुरुआत किया है कि आप वेबसाइट पे भी सारे प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, हिंदी में दी जाती है कि आप, अभी हमारे बैंक में भी नए 22 सेविंग के प्रोडक्ट है, मैं कोई बैंक का तो आप उसमें तमाम नई नई योजनाएं दी गई हैं कि आपको जैसे डिफेंस, रक्षा सैनिकों के लिए 1 करोड़ का बीमा है। तो आप कोई कब क्या आपकी स्थिति, अब हम उसमें उसमें अकाउंट खोलेंगे तो हम 1 करोड़ का एयर एम्बुलेंस है, 50 लाख का तमाम नॉर्मल सेविंग में भी आपको पता, बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि हमारे डेबिट कार्ड पे इंश्योरेंस होता है, हमारे गैस पे भी। लेकिन हम ये वित्तीय जागरूकता का मतलब यह है कि हम लोगों को जानकारी दें। हम MA PhD हो जाते हैं लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों का ज्ञान नहीं होता है जिससे हम अपने आगे वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकें। टर्म प्लान हम लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि टर्म प्लान सबसे अधिक अच्छा कौन है। हम अपने भविष्य को सुरक्षित तब करेंगे अपने परिवार को जब हम खुद आर्थिक रूप से
जागरूक होंगे, सुरक्षित होंगे। सामाजिक रूप से बहुत लोग जागरूक हो रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से तब हम सुरक्षित होंगे जब हम आर्थिक प्रबंधन करेंगे। और इस दिशा में भारत सरकार ने भी जो तमाम प्रकल्प आरंभ किए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन तमाम विज्ञापन देते हैं कि आप धन से बचें। तमाम सरकारों ने भी उस पे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपने वेबसाइट पर सूचनाएं देना आरंभ की, और उसमें बैंकों का बहुत बड़ा रहा है। और हमारा बैंक भी समय समय पर, जो अगर आप लोग एलडीएम का नाम सुने होंगे, एलडी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, उसमें सारे सरकारी बैंक होते हैं, वो लोग समय समय पर जागरूक करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है बैंकों के बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक भी काफी सारा नोट कर कि कौन सा, जैसे सिक्के आए, कुछ लोग बोलता है कि 10 का सिक्का मत लीजिए, लेकिन ये वित्तीय साक्षरता की जरूरत है कि कोई कैसे दुकानदार 10 का सिक्का देने से मना कर सकता है। यहाँ पे हैदराबाद में नहीं, मैं कई लोगों को समझाया तो लोग लेने के राजी हो गए। तो बैंकों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो देश जितना ज्यादा वित्तीय रूप से शक्तिशाली तब बनेगा जब वहां के नागरिक वित्तीय रूप से जागरूक होंगे। पहले क्या आप बात देखिए, पहले लोग कागजी रूप से भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो वित्तीय प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। तभी तो अपने बीज का भी संरक्षण करते थे कि अगले 3 महीने के बाद मैं इस गेहूं का, धान का, मकई का बीज का इस्तेमाल करूंगा, और वो टांग कर रखते थे कि कौन सा उन्नत बीज होगा। वो कोई खाद के दुकानों में नहीं जाते थे ना, बीज की दुकान पे। तो ये प्रबंधन बहुत जरूरी है। आज खाद्य सुरक्षा की बात करें, और इस सब में वित्तीय प्रबंधन यह नहीं है कि हम पैसा जमा करें, वित्तीय प्रबंधन यह भी है कि जो हम पैसे को कैसे बचाएं। और इस दिशा में बैंकों के एफडी होते हैं या भारतीय, या वहां पे भी हमको किस जमा पूंजियों में निवेश करना है, तो हम लोग इसको भी जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बैंकों की इसमें भूमिका है, वित्तीय संस्थानों की भूमिका है, सेबी की भूमिका है, और सभी आर्थिक संस्थान अपने आप में समन्वय करके काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो नियामक है भारतीय रिजर्व बैंक ही है। बहुत उपयोगी सूचनाएं आपने हमारे साथ और हमारे दर्शक श्रोताओं के साथ निरंतर आप साझा कर रहे हैं डॉक्टर साकेत जी। वित्तीय साक्षरता निश्चित रूप से बहुत जरूरी, और आपने जितनी बातें कही वित्तीय साक्षरता की कमी से होने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे वो शेयर बाजार की घटना हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट की घटना हो, या और तमाम तरीके के जो साइबर फ्रॉड का शिकार न सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग, बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर स्तर के भी जो लोग हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, वो भी हो रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, वित्तीय साक्षरता पर जितना महत्व दिया जाना चाहिए, जितना जोर दिया जाना चाहिए, शायद नहीं दिया गया। हम शिक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी वित्तीय साक्षरता है उस पर, और डिजिटल साक्षरता, ये आज के समय में जो बहुत जरूरी पहलू हैं, उस पे हम शायद पीछे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप राजभाषा अधिकारी होते हुए भी न सिर्फ राजभाषा का, बल्कि आपके कार्यालय की जो कार्य की प्रकृति है उसका आप गहन रूप से अध्ययन करते हैं, और समाज और आपके कार्यालय के बीच में एक सेतु का आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं अपने कार्यों को। ना, मैं सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, और कर भी सकते हैं हम, क्योंकि सरकारी बैंक है, किसी हम निजी ब्रांड को फायदा नहीं पहुंचा रहे। आप बैंकिंग और जनता के बीच में जो एक संवाद है, सेतु का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी महत्व को देखते हुए आपके कार्यों को जो है सम्मानित भी किया गया। एक पुस्तक जो आपकी है, वित्त, बैंकिंग एवं भाषा, जिसे बिहार सरकार के मंत्रिमंडल, जो राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय है, उससे पुरस्कृत भी किया गया। मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप उस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वित्त, बैंकिंग, भाषा, अभी मैंने जो पूर्व में चर्चा करी आपसे, एक और निवेदन है, यदि वो आपके आसपास उपलब्ध हो तो हमारे दर्शक उसका कवर भी देखना चाहेंगे, यदि उपलब्ध हो आपके आसपास कहीं तो थोड़ा मुझे अनुमति दीजिए 1 मिनट के लिए। जरूर जरूर, क्योंकि अपनी सभी पुस्तकें ले आइएगा, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं उनसे परिचित हों। मुझे लग रहा है मैं सही दिशा में हूँ प्रोफेसर मिश्र जी, आपकी अध्यक्षता में। बिल्कुल सही दिशा में है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सी उपयोगी पुस्तकें और बहुत से उपयोगी लेख जो हैं डॉक्टर साकेत जी ने लिखे हैं, तो जितना अधिक हमारे दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचे तो सबके फायदे की चीज है, जागरूकता की चीजें हैं, और बहुत अच्छी कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर साकेत जी।
मैं जी सभी को ये मेरी किताब है। शायद आप लोग को उल्टी दिख रही होगी क्या? नहीं नहीं, सीधी दिख रही है, बिल्कुल हाँ जी। स्पष्ट दिख रही तो ये मेरी जो पुस्तक है, इसमें है। थोड़ा और मैंने नजदीक ले आइए जी। हाँ, नजदीक नजदीक तो वित्त बैंकिंग और भाषा। जी जी ठीक है। तो जी। हाँ, दिख रही है। इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में आपकी जो और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, विशेष रूप से जिनको अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली आपकी जो पुस्तक है। ये मेरी पहली पुस्तक है, जिसको संस्कृति मंत्रालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से साहित्य स्वीकृति सम्मान मिला था। जी और जी सर के पास ये पुस्तक हमने ये बहुत जगह है भी, और सब जगह काफी इसको सराहना मिली, और काफी जगह इसकी समीक्षा भी है, चाहे इंडिया टुडे हो, कादम्बनी हो, सरिता हो, जनसत्ता जी हो, सब जगह इसके बिजनेस स्टैंडर्ड, तमाम बड़े अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा। और मेरी ये पुस्तक के बारे में, चूंकि मेरी पहली कृति है, आज इसको नॉटनल पे भी अभी उपलब्ध हो जाएगा एक हफ्ते में। और ये मुंबई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल। तो इस पुस्तक के बारे में मैं चर्चा करने से पहले, मैं चूंकि ये बैंकिंग की जो मेरी पुस्तक है, इस जी पुस्तक के में जो आलेख के बारे में मैंने काफी कुछ चर्चा की है आपसे। जी इसमें एक मेरा जो प्लास्टिक मुद्रा वाला लेख तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे भी है, और मेरा एक लेख आया था 2017 में, साइबर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन। जी साइबर धोखाधड़ी से हम कैसे बचे। 2017 में ये उतना ज्यादा व्यापक नहीं हुआ था, जो अभी झुमरी तिलैया से लेकर तेलंगाना में भी साइबर फ्रॉड काफी सक्रिय हो गए हैं, और तो चीन से सीधे उनकी थाईलैंड से हो रही है। तो ये जो समस्या है, इसका कोई भी सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक हम जागरूक ना हो, हम लालच से ना बचें, हम लोभ में ना आए। क्योंकि इस दुनिया में आपके मतलब कोई निःशुल्क कुछ नहीं देता है, माँ बाप को छोड़ दे तो कोई कुछ देता नहीं है। तो ये मेरी पुस्तक में उन तमाम जो विषय हैं बैंकिंग और वित्त और अर्थशास्त्र से, उनको मैंने जगह दी है। इसमें भीम ऐप के बारे में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में है, एमएसएमई की लोन के बारे में है, और जो रिटेल ऋण क्या है उसके बारे में है, और जो अन्य विषय है, नोटबंदी पर भी मैंने इसमें लेख लिखा है कि नोटबंदी से क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, और क्या हो सकते थे। तो इन तमाम डिजिटल करेंसी जो अभी आरबीआई ने लाया है, तो इस डिजिटल करेंसी पे भी इसमें लेख है। तो हम, और उसको ये चूंकि ऐसे विषय हैं कि इसमें निरंतर अपडेशन चाहिए, तो मैं अपनी अगले अंक संस्करण में इसको अपडेट भी करूंगा। और इस पुस्तक को बिहार सरकार ने 50,000 का पुरस्कार राशि, बड़ी नहीं की बात नहीं है या छोटी की, लेकिन मुझे उत्साह हुआ कि मेरी इस प्रविष्टि को बिहार सरकार ने चुना, और उसके बाद विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में होगी, और इसको काफी बैंकों में भी इसको खरीदा, और कई बैंकों में इसको बहुत जगह लाइब्रेरी में है। लेकिन मैं उससे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि ये वित्त एक ऐसा विषय है, विश्वविद्यालय में हम प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रम की बात करते हैं, हम हिंदी की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम छात्रों को, अर्थशास्त्र के विभाग को, वो एक वित्तीय प्रबंधन पर क्लास 9वीं कक्षा से ही अगर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेंगे, या हमारे हिंदी विभाग में भी एक पाठ्यक्रम हो ताकि कि हम हिंदी में वित्तीय प्रबंधन कैसे करें, तो ये इस विषय की और हमारी हिंदी की उपयोगिता इससे और बढ़ेगी जब हम इन विषयों को हिंदी विभाग और अर्थशास्त्र विभाग इसको समन्वय से लाए। जब तक हम इस प्रकार के योजनाएं नहीं लाएंगे, सरकार राजभाषा, राष्ट्रभाषा चिल्लाते रह जाएगी, वो लागू भावना में नहीं स्वीकारेगा। और हम जब हिंदी की बात करेंगे, भारतीय भाषाओं का भी आपने जिक्र किया, मैं भारतीय भाषाओं का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन मैं हिंदी प्रेमी हूँ, और मैं देश के अधिकांश राज्यों में जा चुका हूँ नौकरी के दौरान।
तो हिंदी का मुकाबला भारत की कोई भाषाएं नहीं ले सकती हैं। हमें हिंदी को हमेशा अग्रणी रखना पड़ेगा। राजनीतिक देशभाव, राजनीतिक राजनेताओं की अपनी शैली है, लेकिन हम भाषा सेवी होने के नाते, भारत के एक सजग नागरिक होने के नाते हमें हिंदी को सदैव आगे रखना होगा। नहीं तो ये हमारी आपस में बिल्ली और कुत्तों की लड़ाई में अंग्रेजी हमेशा राज करेगी। हम इसलिए भारतीय भाषाओं का तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और तब तक हमारी हिंदी आपस में ही लड़ते और पिछड़ जाएगी। मुझे याद है आज से 25 साल पहले कोई हिंदीतर शब्द उतना प्रचलित नहीं था। अब हम हर कोई हिंदीतर है। मैं क्यों हिंदीतर है भाई? जब आप एक तरफ राष्ट्रभाषा राजभाषा की बात करते थे, हिंदीतर शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा भ्रामक है। आप कैसे राष्ट्रभाषा हिंदी बनाएंगे जब हिंदीतर की बात करेंगे? हिंदी से इतर सब, अब भारतीयतर को क्या हो जाएगा भाई? हम तो सुनीति कुमार चटर्जी जी को भूल जाते हैं जब यूनेस्को में जाकर 1977 में बोलते हैं कि भारत एक भौगोलिक इकाई है और भारत के जो भौगोलिक इकाई में रहने वाले जो भी निवासी हैं उन सबकी मातृभाषा हिंदी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से खाद्य पोषण की बात करते हैं। भाषा पोषण तब होगा जब हम हिंदीतर और हिंदी के विवाद को खत्म करेंगे। मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि आप भारतीय भाषाओं को मजबूत करिए, लेकिन हिंदी को दबा के नहीं, हिंदी को आगे करके ही रख सकते हैं। नहीं तो भारतीय भाषाएं भी समाप्त हो जाएगी, हिंदी भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी सब जगह आपको रौंद देगी। क्योंकि हमारी मानसिकता स्वदेशी आंदोलन की नहीं है, हमारी मानसिकता अंग्रेजीवादी हो चुकी है। हम क्यों हिंदी को अपनाएंगे? हमारी मानसिकता भौतिकवादी हो चुकी है। हम हर चीज में रोजगार ढूंढते हैं, हम हर चीज में पैसा ढूंढते हैं, भले हम डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाएं, क्योंकि हम ज्ञान में अपनी भाषाओं को, मौलिकता को तरजीह नहीं देते हैं। ऐसे में भी मैं इन पुस्तकों को लिखता हूँ, प्रयास करता हूं कि हम अपनी भाषाओं को महत्व इसलिए नहीं दें कि हमें ज्ञान चाहिए, हम अपनी भाषाओं को इसलिए महत्व दें हिंदी को क्योंकि हमें मौलिक बनना है, हमारे में नेचुरलिटी होनी चाहिए। जब तक मौलिकता आप अपनी भाषाओं को नहीं अपनाएंगे, आपकी मौलिकता सदैव नष्ट होती रहेगी। और इसलिए भारत विश्व गुरु का राज्य गुरु भी नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपनी भाषाओं को अंग्रेजी के आगे तरजीह दे रहे हैं। और जब हिंदी की बात होती है हम भारतीय भाषाओं को ले आते हैं, तो ना भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेगी ना हिंदी आगे बढ़ेगी। तो हिंदी की स्थिति भी दिन प्रतिदिन, इसलिए मैं आपने कई बार चर्चा की, देखिए राज्य अपनी भाषाओं को सम्मान दे। भारत संघ सरकार का धर्म है कि वो हिंदी को सबसे आगे रखे, क्योंकि बिना हिंदी के भारतीय भाषाएं शून्य होती जाएंगी, क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी का सेवी हूं, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व हिंदी से है, तो मैं सदैव हिंदी की बात करूंगा। और ये जो दूसरी किताब है, मैंने इसमें भी इन्हीं सब बातों को उठाया है कि हम मीडिया की बात करते हैं, हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारी भाषाएं तब तक वैश्विक नहीं होगी जब हम राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी को आगे नहीं रखेंगे। क्योंकि मैं आपको बताया था पहले प्रश्न के उत्तर में जो आपने चर्चा की थी, आदरणीय विनोद सर भी हैं, कि हमारी शब्दावली एक है, हमारा व्याकरण एक है, हमारी संस्कृति एक है, शिव वही है, राम वही है, कपड़ा साड़ी, हमारे परिधान एक है। तो क्यों विवाद है उत्तर और दक्षिण का? क्यों विवाद है पूर्व और पश्चिम का? ये सारे अंग्रेजी प्रेमियों ने कर रखा है आपकी भारतीय भाषाओं को विभाजित करने के लिए। हम इस षड्यंत्र को हमें काटना होगा, तभी हम अगर हिंदी है, हम कहीं भी हम हिंदी की आवाज उठाएंगे। हम क्यों डरेंगे किसी से? क्योंकि हमारी रोजी रोटी हिंदी से है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे अपने प्रदेश की, मैं जिस प्रदेश का मूल निवासी हूँ, वहां भी हिंदी को सबसे पहले 1881 में बिहार ने राजभाषा हिंदी को घोषित किया आधिकारिक रूप से। बिहार पहला प्रदेश है। हमारी भी भाषाएं मैथिली हैं, तेलुगु, भोजपुरी हैं, वो हो सकता है तमिल और तेलुगु से कमजोर हो। क्यों? क्योंकि उसको वहां की स्थानीय आबादी ने हिंदी से आगे पीछे कर दिया। लेकिन हिंदी को मैं भोजपुरी के को कभी नहीं आगे हिंदी से मानूंगा। भोजपुरी मेरी मातृभाषा बोली हो सकती है, लेकिन हिंदी का मुकाबला इस देश की कोई भाषा नहीं कर सकती है। यह महात्मा गांधी का भी अपमान है, पूरे संविधान का अपमान है। भारतीय भाषा अनुभाग जरूर गठित हो, लेकिन हिंदी के को दबा के नहीं हो। इसलिए और ये तब होगा जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी को हर जन तक लाएंगे। हम जब वित्तीय साक्षरता की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, मनोविज्ञान की बात करेंगे, तकनीकी विषयों की बात करेंगे हिंदी में, तब हिंदी स्वतः अपने आप आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा एक छोटा सा सूक्ष्म प्रयास है, मैं इनकी पुस्तकों के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ हो, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि हमारी हिंदी ज्ञान की भाषा बने,
विज्ञान की भाषा बने, तकनीक की भाषा बने। और मैं विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस दिशा में कदम बढ़ाएं, आगे आए, क्योंकि आप उन विद्यार्थियों को हमारे इन बैंकों में भेजते हैं राजभाषा अधिकारी के रूप में, जब वो खुद ही कमजोर होंगे तो क्या उन दबंग अंग्रेजी वालों के समक्ष खड़ा हो पाएंगे? क्योंकि अंग्रेजी की पूरी साम्राज्य व्यवस्था है, उनको हम तब परास्त कर पाएंगे जब हम ज्ञान, कर्म और भावना से मजबूत होंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। और आपने एक बहुत संवेदनशील विषय छेड़ा, इसीलिए मैंने ये पुस्तक भी प्रदर्शित की, प्रयोजन मूलक पक्षों की बात की। और प्रोफेसर मिश्र जी मुझसे सहमत होंगे, आपका करीब 4 दशकों का अनुभव है कि हमारे जितने भी हिंदी विभाग या भारतीय भाषाओं के विभाग हैं, वो साहित्य विभाग ज़्यादा बने हुए हैं, और जो भाषा के और पक्ष हैं, विशेष रूप से जो रोजगार दिलाने वाले प्रयोजन मूलक पक्ष हैं, उन पर बहुत कम जोर दिया जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय भाषाओं में पीएचडी करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, या निजी संस्थानों में 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरियां कर रहे हैं। कारण ये कि जो उन्होंने 3 वर्ष, 5 वर्ष या 8-8, 10-10 वर्ष विश्वविद्यालयों में दिए, स्कूली शिक्षा में दिए, उनको प्रयोजन मूलक भाषा से संबंधित जो प्रयोजन मूलक पक्ष हैं उनसे परिचित और उसमें उनके कौशल का विकास नहीं किया जाता, जो कि समय की आवश्यकता बहुत पहले से है, अब तो और भी ज्यादा है, क्योंकि अब हम कृत्रिम मेधा के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर रोजगार जो है और कम होते जाएंगे। हमें और अधिक कौशल अपने युवाओं में जो है विकसित करने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो मैं प्रोफेसर मिश्र जी से भी निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी संभव हो, प्रयोजन मूलक जो पक्ष है भाषा का, उस दिशा में प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक व्यवस्थाएं करवाई जाएं। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं डॉक्टर साकेत जी। बैंकिंग सेक्टर में क्या आप मानते हैं कि जो तकनीकी शब्दावली है, हिंदी की तकनीकी शब्दावली बैंकिंग क्षेत्र को लेकर, वो कोई चुनौती पैदा करती है आपके या बैंकिंग सेवा में जो भी हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं या आम जनता जो है? देखिए, शब्द कभी भी कोई किसी के समक्ष चुनौती नहीं उत्पन्न करते। शब्द का की प्रकृति अपने आप में अस्थायी होगी या परिवर्तनशील होगी, जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप। शब्द किसी के लिए परिचित हो सकते हैं, जिनके लिए अपरिचित है उनके लिए चुनौती है। देखिए, मैं एक जगह संगोष्ठ वक्ता भी गया था कार्यशाला में, तो मैंने बोला कि देखिए, आप कठिन जब अंग्रेजी लिखते हैं तो आपको लगता है कि ये अंग्रेजी एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा लोग के पास जाएगा, लेकिन जब आप कठिन हिंदी लिखते हैं तो आपको लगता है कौन समझेगा। ये जो प्रवृत्ति है, ये आपकी भाषा को दिन प्रतिदिन गिरावट कर रही है, कमजोर कर रही है, बर्बाद कर रही है, क्योंकि जिसको नहीं आएगा वो सबको ढूंढेगा। देखिए, जितना हम अध्ययन करेंगे तभी तो हमारे शब्दों की प्रवृत्ति प्रवाह बढ़ेगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग शब्दावली का, उसमें निरंतर अद्यतन भी होता है। बैंकिंग शब्दावली आप गूगल करेंगे, आपके नेट पर भी उपलब्ध है। तो होता क्या है ना, हम लोग प्रयोग से बचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कौन समझेगा हिंदी जी। आज भी देखिए, तो वो हम जब सब तकनीकी समस्या है, दूर होता है क्योंकि प्रयोग की बात है। दूसरी बात है कि देखिए, जो भी आधुनिक बैंकिंग में जो तकनीक आया है, वो विदेशी अर्थशास्त्रियों को का हम हूबहू वही उठा लेते हैं। हमारे यहाँ जो परिपत्र भी जारी होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के, और भारतीय रिजर्व बैंक कहीं वर्ल्ड बैंक हो या वो यूएन हो या कोई दूसरे संगठन हो, या हमारे अंदर के अर्थशास्त्री है, तो जो अर्थशास्त्री का जो चिंतन है वो अंग्रेजी में होता है, जो उसकी शैली है वो अंग्रेजी आधारित है। तो वो उसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम अंग्रेजी, तो वो सामान्य तब होगा जब हमको उस भाषा की उतनी ही समझ हो। तो अर्थशास्त्र का एक हम क्या है, अनुवाद करवाते हैं कि हिंदी के आदमी से, जिसकी पकड़ उस विषय में उतनी ज्यादा, हिंदी अंग्रेजी पे हो सकती है लेकिन अर्थशास्त्र पे नहीं होती है। तो इसके लिए पाठ्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए कि कैसे हम बैंकिंग के अनुवाद को और सरल बनाएं, कैसे हम तकनीकी शिक्षा के अनुवाद को और सरल बनाएं, क्योंकि शब्दावली से अनुवाद नहीं होता है। शब्दावली से भाषा में शब्द मिलते हैं, अनुवाद को शब्द मिलते हैं,
लेकिन सरलता सहजता तब आती है जब अध्ययन चिंतन मनन के बाद एक निष्कर्ष आता है, तब आपकी पुस्तक निष्कर्ष खुल के निकलती है। और मैं मानता हूं, जैसे मुझे याद है कि जब मैं पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के सेमिनार में गया था 2009 में, वो सारे विषय तकनीकी होते थे बैंकिंग। अब साइबर अपराध है, एक आम बैंकर को पता होगा, लेकिन हमको हिंदी वालों को क्या पता। लेकिन मैंने इसको चुनौती के रूप में लिया कि हमें अपनी हिंदी को आगे बढ़ाना है, हमें एक सफल बैंकर बनना है। तो मैं अपने पास हिंदी का मैं इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में नियम से लेता हूँ, पढ़ता हूँ उसको, और उसके हिंदी संस्करण को पढ़ता हूँ। होता क्या, हम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, फिर उसको माइंड में ट्रांसफॉर्म करते हैं हिंदी में। आपको अखबार भी हिंदी के पढ़ने पड़ेंगे, फिर अंग्रेजी के भी पढ़ने पड़ेंगे, तब तो आपकी भाषा पे पकड़ होगी। होता है कि हर कोई अपने कहानियों पे टिप्पणी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों की कहानियां पढ़ना चाहता है। तो शब्दावली की जो समस्या इसलिए ज्यादा है। और देखिए, जब हम बाजार जो है ना, हर उस चीज की पूर्ति करता है जिसकी मांग होगी। हम मांग कहाँ करते हैं, हम केवल चर्चाओं में बने रहते हैं। हिंदी में दिक्कत है, हिंदी में दिक्कत है, बोलने वाले बहुत है लेकिन करने वाले कम है। तो मैं मानता हूं कि अभी भाषणी ऐप आ गया, जो तकनीकी विकास हुआ, गूगल ट्रांसलेट है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट है, अनुवादनी है। अनुवादनी जो भारत सरकार का पहल है, अनुवाद के क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुत काम किए हैं, कंठस्थ है। तो इन अनुवाद के माध्यम से हम काफी कुछ कर सकते हैं। बस हमारी भाषा में पकड़ होनी चाहिए, हमें अपनी भाषा से प्रेम होनी चाहिए। और जिन जो स्थानीय भाषाएं हैं, राज्यों की जो भाषाएं हैं, उनमें जो अच्छे शब्द है, इस दिशा में भारत सरकार का जो शब्द सिंधु पहल है, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। वो बहुत अच्छा है। हर भारतवासी को जो शिक्षित हैं, उनको शब्द सिंधु का डाउनलोड करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। भारत सरकार का इतना अच्छा वो पहल है 22 भाषाओं में। इसके साथ ही जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो 22 भाषाओं का जो बड़ा सा शब्दकोश है, उसको भी हर आदमी को अपने घरों में रखना चाहिए। उससे पता चलेगा कि हमारी भाषाएं परस्पर कितना आबद्ध हैं, परस्पर कितनी जुड़ी हुई हैं। और हम उन शब्दों को यदि पुस्तक संस्कृति में नियमित रूप से मैं देखता हूँ, हर अंक में वो अपनी जो भारतीय भाषाओं के जो समान शब्द हैं, उनके अलग अलग अर्थ वो देते हैं। तो हम उनका अध्ययन करेंगे तब तो पता चलेगा। हम चर्चाओं के लिए केवल अपने शब्द, अपनी भाषाओं को न गिराएं, हम अध्ययन करें, जो वास्तविक चुनौतियां उस पर चर्चा करें, उसके लिए कार्य करें। केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए हमने अपनी भाषाओं को न गिराए, मेरा ये निवेदन रहता है हमेशा। बहुत जरूरी विषय आपने जो है छुए डॉक्टर साकेत जी, इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। जैसे कि आपने बताया कि ये जो तकनीकी शब्दावली है, ये बहुत सस्ती उपलब्ध है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की हो या बाकी सरकारी संस्थाओं की, बहुत सस्ती 20-20, 25-25 रुपए में 300-300, 400-400 पृष्ठ की, वो लगभग अर्थशास्त्र में एक टर्म यूज की जाती है, ब्रेक इवन। तो शायद ब्रेक इवन से कम पे भी मैं अभी तो आपको मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी देखिए, यील्ड ऑन डिपॉजिट है, मान लीजिए एक शब्द है, तकनीकी शब्द है यील्ड, जमा पे प्रतिलाभ क्या है, यील्ड। अब आप बताइए, आप गूगल करिए, आपको विद इन ए सेकंड उसका हिंदी अनुवाद दे देगा सरल भाषा में। जी बिल्कुल। हम पहल कहाँ कर रहे हैं, हम ढूंढना कहाँ चाहते हैं? हमें लगता है कि अंग्रेजी में ही सब कुछ है। बिल्कुल सही। और हम कोसते अपनी भाषाओं को। जब तक हम भाषाओं अपनी में अंग्रेजी से अतिशय लगाव को हम नहीं छोड़ेंगे, सरकार का भी है, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति भी उसी की शिकार है, हमारा समाज भी उसी का शिकार है। तो हम हिंदी वाले केवल हिंदी हिंदी चिल्लाते रहेंगे, और हम भी इसलिए हिंदी चिल्लाते हैं क्योंकि हमारा रोजगार है। हम हिंदी वालों को भी हिंदी को मन प्रण और भाव से अपनाना होगा। केवल रोजगार तो मिल गया, लेकिन आगे आपने क्या किया? जिस हिंदी के चलते आपका अस्तित्व है, उस हिंदी को जीवंत बनाने के लिए आपने क्या पहल किया? आप केवल कोसते हैं। हर व्यवस्था में कमी हम लोग निकालते हैं। कमी तो दुनिया की हर व्यवस्था में है, दुनिया की हर भाषा में है, दुनिया की हर संस्कृति में है, दुनिया के हर समाज में है, दुनिया के हर जाति में, धर्म में, हर चीज में कमी है। लेकिन हम केवल अपनी कमियों को ज्यादा उद्घाटित करते हैं, जिससे हम और ज्यादा कुंठित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप आज कुछ कल ही रघुवीर जी को लोग याद करता है। हम रघुवीर जी का हर आदमी बोल देगा कि बहुत कठिन था। कितने लोगों ने उनके शब्दकोश का अध्ययन किया? जो कठिन है उसको त्याज दीजिए, जो अच्छा है उसको अपनाइए। हम आलोचनावादी हैं अपने भाषाओं के क्षेत्र में। हम कथनी बहुत बोलते हैं,
बहुत बार ज्यादा। मैं क्षमा चाहता हूँ। हम ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन प्रयास तो करें, सकारात्मक तो रहें। देखिए, हम जब तक अपने परिवार, समाज, भाषा के प्रति सकारात्मक नहीं रहेंगे, नकारात्मक आदमी हमेशा नष्ट की ओर जाता है, समाप्ति की ओर जाता है, उसका क्षरण होता है। और जो सकारात्मक होता है, भारतीय संस्कृति यदि आज जीवंत है तो क्यों? क्योंकि हमने हमेशा एक सकारात्मक दृष्टि हुई। आज भी आप भारत के मंदिरों में जाएंगे तो सर्वे संतु निरामया का उद्घोष होता है। आज भी हम बोलते हैं विश्व प्राणियों में सद्भावना हो। हम भले सिमटते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में ये उद्घोष होता है, जय घोष होता है, प्राणियों में सद्भावना हो। कोई भी दुनिया में किसी भी मंदिर में जाइए, अंत में ये प्रार्थना के जब मंदिर में शाम में आरती होती है, हर मंदिर में यही पंडित करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, जय भोले, यही बोलते हैं ना क्या सर? क्यों? क्योंकि हम सकारात्मक दृष्टि हमारे पे, शिव देवता है कल्याण के, कृष्ण, हम क्यों उनसे आगे जाते हैं? हम क्यों अपनी भाषाओं में हमेशा नकारात्मक देते हैं? हम अपनी माँ को गाली देना, यदि अपनी भाषा को कोसते हैं, हम उसके लिए प्रयास करें, हम उसमें सुधार लाएं, अंग्रेजी से भी सीखे, सबसे सीखे, लेकिन अपनी भाषा को आगे रखें। जब तक हम अपनी भाषा को आगे नहीं सम्मान देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। ये बात भूल जाइए कि ऑस्ट्रेलिया वाला आके आपकी भाषा को सम्मान देगा। वो तब देगा जब उसको कोई लाभ होगा। निस्वार्थता से कोई आपकी माँ को क्यों महत्व देगा? उसको स्वार्थ होगा तो आएगा। इस चिंतन को जब तक हम नहीं करेंगे, कितनी भी आप भारत में यूनिवर्सिटी बना दे हिंदी के नाम पे, सब खत्म होती जाएंगी, कमजोर, उनका मूल उद्देश्य खत्म होते जाएगा। कितने भी अखबार निकाल लें, कितना भी काम कर लें, जो हिंदी का मूल चिंतन था भारत के संविधान में अनुच्छेद 351 में, वो जब तक उस दृष्टि को हम नहीं अपनाएंगे, भारत का राष्ट्राध्यक्ष उस दृष्टि को नहीं अपनाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के नेता जब तक अनुच्छेद 351 की मूल दृष्टि को नहीं अपनाएंगे, हमारी भाषाएं, हमारी हिंदी कमजोर होती जाएंगी। मैं हमेशा संकल्प लेता हूं भारत के हर जन से कि आप, जैसे हमने आजादी के आंदोलन में, मैं आपको याद है, मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, संयोग से याद आ गया अभी, कि तमिलनाडु की बात करते हैं, छोड़ दीजिए गांधी जी ने अपने बेटे को भेजा, उसके पहले भी तमिलनाडु के लोग अपनी, मैं पुस्तक में ही पढ़ रहा था, पूछा कि आप अपनी बेटी को हिंदी क्यों सिखाते हैं? तो 1931 में उस पुत्री का पिता बोलता है कि मैं अपनी बेटी को इसलिए हिंदी सिखा रहा हूं ताकि वो अपने जिस परिवार में जाए उस परिवार में हिंदी का संस्कार मिले, राष्ट्रभाषा का संस्कार मिले। हम कितने हिंदी परिवारों में ये संस्कार आया? हम तो हर दिन अंग्रेजी पे जोर दिए जाते हैं और बात करते हैं हिंदी कमजोर हो रही है। इसकी प्रयोजन को लगता है कि स्थापित करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। और जब तक आप जुझारू नहीं होंगे, आप लड़ाकू नहीं होंगे, आप ज्ञानी नहीं होंगे, आप समझदार नहीं बनेंगे, हर आदमी आपको रौंद कर जाएगा, हर आदमी आपको कुचल कर जाएगा। और सारे हिंदी वाले इसीलिए कुंठित होते जाते हैं। कुंठा आप भाषा में नहीं है, कुंठा हमारे मन के भीतर बस गया। उस मन को तारना पड़ेगा। हर कोई विश्व हिंदी सम्मेलन की आलोचना करता है, भाई उसके सकारात्मक पक्ष को भी आइए। क्यों? क्योंकि मीडिया में 4 लोगों ने लिख दिया, आप वही लकड़ी के फकीर बनने जा रहे हैं। अगर है तो आप उसको लाइए सरकार के समक्ष, प्रतिवेदन दीजिए राष्ट्रपति के समक्ष, तो आप सरकार के 100 लोग उठाइए ना, सोशल मीडिया पे लिखिए, कुछ तो कानों में गूंजेगी सरकार पर। क्योंकि एक प्रकल्प जो चल रहा है उसको बंद करना सरकार के लिए दाएं हाथ का है, लेकिन उसको और सुधारने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर साकेत जी आपको, हम समय काफी ले चुके हैं। अगर मैंने नहीं, बिल्कुल सही, उचित बातें आपने बोली है। मैं एक प्रश्न और लूंगा थोड़ा बड़े उत्तर का, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, फटाफट प्रश्नों की एक छोटी सी श्रृंखला। ये मैं इसको फटाफट प्रश्न कहूंगा। माननीय प्रोफेसर मिश्र जी अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में बताएंगे कि ये अनुवाद सही है या नहीं। तो बड़े उत्तरों में एक प्रश्न मेरा एक बीच में क्षमा के साथ कि हम विनोद मिश्र सर को भी सुनना चाहते हैं, हमारे आपने जो बात सुन लिया। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। और हमारा सबका अपना समय है और हम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से थोड़ा सा समय और लेंगे। एक जरूरी प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ, वो ये कि AI सब जगह आ रहा है, कृत्रिम मेधा जो है, और बैंकिंग भी उससे अछूता नहीं है। तो AI बैंकिंग की दुनिया में हिंदी को लेकर चुनौतियां और अवसर, ये दोनों पक्षों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, AI का जो चुनौती कुछ नहीं है,
मेरा मानना है, देखिए पीएनबी का एक चैटबॉट है बीते 4 सालों से, पीहू चैटबॉट, जो 4-5 भाषाओं में प्रश्न अगर आप पीहू चैटबॉट से पूछिएगा और वो आपको उत्तर हिंदी में देंगे, अंग्रेजी में देंगे, इंग्लिश में देगा। ये 5 सालों से है। पीएनबी का भी, एसबीआई का भी है, आईसीआईसी का भी, तमाम बैंकों ने अपने चैटबॉट शुरू किए हैं, वो हिंदी में भी उनके में सुविधा है। मतलब अभी आपने देखा भाषणी ऐप आया G20 के सम्मेलन में, कितना त्वरित अनुवाद किया, कुंभ मेले में भी आपने देखा। तो कृत्रिम मेधा चुनौती तब होगी जब हम उसको अपनी भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा हिंदी में हम सामग्री प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि देखिए चैट जीपीटी हो, वो सामग्री वो आपके इंटरनेट की दुनिया से लाता है। तो मैं फिर से बात करूंगा कि हमें भारतीय भाषा प्रेमियों को, हिंदी प्रेमियों को खूब लिखना पड़ेगा तकनीकी साहित्य, तब तो चैट जीपीटी। तो चुनौती बैंकों के समक्ष यह नहीं है कि संसाधन की नहीं है कि सामग्री आए खूब। और इस सामग्री कौन लाएगा? समाज के जो लेखक हैं, जो बैंकर हैं, वही तो लिखेंगे। तो हमें उस दिशा में है कि हम ज्यादा से ज्यादा तकनीकी साहित्य का सृजन करें। इस दिशा में फिर से हमें ब्लॉग को लाना पड़ेगा। जो मैं 2009 से विश्व के आंगन में हिंदी मेरा ब्लॉग है, तो हम खूब अपने ब्लॉग बनाएं, उस पर लिखें तकनीकी अलग अलग विधाओं पर। अब देखिए, क्योंकि चैट जीपीटी ने आपकी राह बहुत आसान कर दी है किसी चीज को जानने का, लेकिन चैट जीपीटी, ग्रोक हो, वो तब और ज्यादा कुशलता से जवाब देगा जब वो उन रिसोर्स को सही, उसके पास रिसोर्स सही होंगे। रिसोर्स कहाँ से? नेट से है। क्योंकि देखिए गूगल भी बहुत सारा गलती करता है। जैसे लाइब्रेरी में हर विधा की पुस्तक है, लेकिन सही छात्र वह होता है जो अपने मन के और जरूरत की किताब तुरंत उस पुस्तकालय से ढूंढ के लाता है। तो वही तो सफल शोधार्थी वही सफल बनता है जो अपने शोध के जरूरत के लायक किताब ढूंढ लेता है पुस्तकालय से, ग्रंथालय से। तो चुनौती असली है कि हम संदर्भ साहित्य कितना अधिक बनाते हैं, और बाकी तकनीक कभी भी किसी समाज के लिए चुनौती नहीं रहा है। चुनौती व्यक्ति के रोजगार पे भी इसलिए असर पड़ता है कि नए रोजगार के नए आयाम उपस्थित हो जाते हैं। तो जो पुरानी तरीके हैं, देखिए बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता को भी अपने सोच को बदलना पड़ता है। तो हमारे समाज में तकनीक आ रहे तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेशन किसी भी शिक्षित समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बता रहा हूँ कि जो कृत्रिम मेधा है, वो हमारी ही मेधा से तो उपजी है, तो मनुष्य को कैसे चुनौती दे सकती है? हम अपने आप को अपडेट करें, जागरूक करें, अपनी भाषाओं में लेखन करें, चिंतन करें, तो और कुशल होगा। मेरा जो समझ है यही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम सहमत है आपसे। चुनौती हम सबके समक्ष है कि हम बता रहा हूँ आपको कि मैं इसी विषय पर मैंने प्रस्तुति दी थी इफ्लू में। वहाँ विश्वविद्यालय 250-300 विद्यार्थी थे इफ्लू में, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में। तो मैंने कृत्रिम मेधा और हिंदी और भारतीय भाषाओं पे मैंने, तो वहाँ पे इटालियन का एक प्रोफेसर आए थे, वो हिंदी में भी जानते थे। तो वो मेरे पास आए, बोले कि सर आप अपनी पीपीटी दीजिए, मैं इसको इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करूंगा और आपको इससे साभार करूंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इटली के प्रोफेसर वो वहां पे आ रहे हैं और वो हमारे शोध को, मतलब कि हम अपनी भाषाओं में यदि गुणवत्ता देंगे तो मुझे एक उत्साह हुआ कि हो सकता है मेरा बहुत छोटा प्रयास हो लेकिन उनको उपयोगी लगा होगा। तो हम जितना अधिक कार्य करें, ये मत सोचे कि उसमें गुणवत्ता की कमी हो, हम सार्थक कार्य करें, हो सकता है किसी को वर्ग को उपयोगी लगे। जी बिल्कुल। तो अब हम फटाफट प्रश्न और झटपट उत्तरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो एक शब्द या अधिकतम एक वाक्य में देने हैं। और इससे पहले कि हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा जो साथी जुड़े हुए हैं वो सिर्फ अपना कैमरा ऑन कर ले, ताकि एक तस्वीर आप सबकी हम ले लें। नहीं तो होता क्या है कि कार्यक्रम के समापन में सब लोग निकल लेते हैं जल्दी से। सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें, हम आपकी एक तस्वीर ले लें, उसके बाद फटाफट प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं हमारी आईडी से वो भी ऑन कर लें कैमरा। मनुप्रिया शिवाले जी यदि आसपास हैं। हरदीप कौर, मनुप्रिया जी ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक है, जो है उनकी तस्वीर हम ले लेते हैं।
हमारे जो विशेषज्ञ वक्ता हैं उनके पास ये तस्वीर देना हमारा दायित्व है कि इतने साथी देश विदेश से आपकी बात सुनने के लिए जुड़े। और एक और निवेदन मेरा सभी साथियों से है, अब आप कैमरा बंद कर सकते हैं। निवेदन ये कि जो भी प्रश्न आपके हैं डॉक्टर साकेत जी से, जो भी आपका प्रश्न पूछना चाहते हैं उनकी बातचीत को लेकर, कृपया अपने प्रश्न जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि जो भी चुनिंदा प्रश्न होंगे उनको हम डॉक्टर साकेत जी के समक्ष रखेंगे अध्यक्षीय वक्तव्य के पहले। और मैं अब बढ़ता हूँ फटाफट प्रश्नों की श्रृंखला में, और मैं निवेदन करूंगा बहुत झटपट जो है उसके आंसर और उसके जो उत्तर हैं वो मिलेंगे। डॉक्टर साहब, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए आपने बताया कि ब्लॉग लिखने चाहिए, आपका सबसे प्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जनसत्ता अखबार का पोर्टल। धन्यवाद, धन्यवाद। बैंकिंग में हिंदी के प्रयोग को कानूनी बल देने वाला कौन सा अधिनियम है जिससे हिंदी के प्रयोग को बल मिलता है? पूर्ण राजभाषा अधिनियम ही लागू होता है समान रूप से जी, और भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर परिपत्र भी है। जी, बहुत सारी चुनौतियां हैं, अवसर हैं। राजभाषा हिंदी के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती किस चीज को मानते हैं? एक चुनौती हमारे भीतर जो मन में बसा एक डर है भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति। हम निर्भीक नहीं है। संविधान सबसे सर्वोच्च, हम संविधान को सर्वोच्च माने, संविधान ही हमें राह आसान बनाएगा। जी। वित्तीय शब्दावली का मानकीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। गोदावरी पत्रिका किस बैंक की गृह पत्रिका है? नहीं, वो हमारे अंचल कार्यालय हैदराबाद की पत्रिका है, जिसे अभी हम लोग निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ बैंकों के द्वारा, अंचल के द्वारा निर्देश है, जो 22 जोन है वो अलग अलग पत्रिका निकाले हैं गोदावरी। पंजाब नेशनल बैंक हैदराबाद। तो हिंदी में बैंकिंग शब्दावली की जो शुरुआत है वो कब हुई? बैंकिंग शब्दावली 1976 में एक परिकल्पना बनी थी, लेकिन 1984 से ही गठित है। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग अलग बैंकों से जो विषय विशेषज्ञ उनको जोड़ा, और मैं भी 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो दिल्ली कमेटी उसका मैं सदस्य रहा था, शब्दावली कमेटी से। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। डिजिटल बैंकिंग में हिंदी के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म आपकी नजर में कौन सा है? डिजिटल बैंकिंग में ऐसा कुछ कोई प्लेटफॉर्म तो देखिए, आप जो इकोनॉमिक्स और टाइम्स और जो हिंदी के अखबार हैं और जो अंग्रेजी, उनको बस समय समय पर उस वेबसाइट को देखिए, आपको काफी सारी सूचना। भारतीय रिजर्व बैंक का है, और हमारे बैंक में भी एक भरोसा कुमार है जो समय समय पर बैंक, लिंक्डइन, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम अपने ग्राहकों को जागरूक करते रहते हैं। हिंदी में ग्राहकों के प्रति जो सेवा है उसको और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय। देखिए, से मैं मानता हूँ एक शब्द में कि जो हिंदी प्रेमी है वो जब तक मांग नहीं करेंगे अपनी भाषाओं की, हिंदी केवल सुविधाएं सब तब होती हैं जब हम जाए एटीएम में, हम हिंदी में पर्ची निकालें, तभी तो प्रयोग बढ़ेगा, तो हिट्स आएंगे। हम बात करते हैं हिंदी में, लेकिन जब तक उसको दोहराएंगे नहीं लिखित में, तब तक नहीं। एक ही वाक्य डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न मेरा जो है वो ये कि सोशल मीडिया में हिंदी भाषा के प्रचार का सर्वोत्तम तरीका आप क्या समझते हैं? सर्वोत्तम तरीका सार्थक लिखिए जी, सोशल मीडिया पर सार्थक लिखिए, और कम तक अपनी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों से जूझिए मत, उलझिए मत, अपनी बात सार्थक तरीके से कहिए बस। हिंदी में बैंकिंग शब्दावली के विकास में सबसे बड़ी कौन सी बाधा है? प्रयोग की, जब उसका बैंकिंग शब्दावली का प्रयोग बढ़ाएंगे और हम उसको अद्यतन करना जरूरत है हमारी। डिजिटल बैंकिंग में हिंदी के प्रयोग का सबसे बड़ा एक लाभ। डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग का सबसे बड़ा कि इससे लोगों की राह आसान हुई है। लोगों के पॉकेट तक मोबाइल के माध्यम से हम तुरंत, भुगतान व्यवस्था हमारी बहुत सरलीकृत हो गई, पेमेंट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। बैंकिंग में राजभाषा हिंदी के सफल प्रयोग का एक कोई सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपकी नजर में? ग्राहक सेवा पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्राहक आपसे जुड़ते हैं वाणी और विचार से, अपनी बात कहते हैं बिना दुविधा के।
जी। और आखिरी प्रश्न है इस फटाफट प्रश्नावली का कि हिंदी भाषा में बैंकिंग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कोई एक मंत्र आपका। मंत्र यही है कि देखिए, राजभाषा हिंदी को आप अपनाएं अपने काम में, और जब आप बाहर में अपनाएंगे तो बैंकिंग में भी आके उसको प्रयोग करेंगे, और बैंकिंग साहित्य में खूब आए, लोग लिखे पढ़े, और बैंकिंग को ये ना समझे कि कोई अलग विधा है। बैंकिंग आम समाज की कार्य है, जुड़ा हुआ है, तो हम आम समाज की भाषा में इसमें आएंगे तभी काम बढ़ेगा। जी। देखिए, ग्राहकों तक तो इसका, लेकिन इसको अर्थशास्त्र के जो लोग हैं, जो वित्तीय व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उनको ज्यादा पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग में हिंदी की राह बहुत ज्यादा आसान हो गई है, हिंदी और भारतीय भाषाओं की। मैं स्वयं तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जाता हूँ, तो दक्षिण भारत में हो के ग्राहक अब हिंदी में ही ज्यादा बात करते हैं। आप जी। एक दो उदाहरण से बदनाम नहीं करें बैंकिंग को, मतलब वो जो है, लेकिन बैंकों में अब अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी स्वीकार्य भाषा हो चुकी है, बड़े बड़े बहुत बोर्ड मीटिंग में भी, सब जगह। लेकिन जो वित्तीय क्षेत्र है, अर्थशास्त्र है बड़े बड़े, उनको हिंदी और भारतीय भाषाओं को अपनाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो नोबेल प्राइज के लिए दिखते हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे, बैंकों की कोई गलती नहीं, उनको भी अपनाना पड़ेगा, उनको महत्व देना पड़ेगा भारतीय भाषा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे अधिकांश दर्शक आपसे न सिर्फ सहमत हैं, बल्कि आपने हमारे दर्शकों की जो अधिकांश जो उनके मन के प्रश्न थे उनका समाधान कर दिया है, क्योंकि कोई और प्रश्न आपसे पूछने के लिए चैट बॉक्स में नहीं है। तो इसलिए बिना समय व्यर्थ किए मैं निवेदन करता हूं हमारे हाँ, एक प्रश्न आया है हरदीप कौर जी की तरफ से कि बैंकिंग से जुड़ा हुआ सीधे नहीं है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि हरदीप कौर जी, उनका एक प्रश्न आपसे ये है कि चैट जीपीटी में या कृत्रिम मेधा में मौलिकता कैसे आ सकती है। देखिए, चैट जीपीटी एक सहायक सामग्री है, टूल है। आपको एक, जैसे हम गूगल में जाके कोई प्रश्न पूछ लेते हैं तो 10 वेबसाइट खुल जाते हैं, 25 वेबसाइट खुल जाते हैं। आपके दिमाग को यह तय करना है कि कौन सी वेबसाइट प्रमाणिक है। चैट जीपीटी, जैसे हम कोई शब्द का अर्थ ढूंढने जाते हैं डिक्शनरी में, हम पुस्तकालय में जाते हैं कि किसी लेख को ढूंढने, तो चैट जीपीटी भी एक पुस्तकालय है तकनीकी। हम उसको कोई बहुत ज्यादा उस पर बवंडर ना खड़ा करें, वो एक सहायक है, हम उससे सहयोग ले। लेकिन जब हम उस पर निर्भर होंगे तो हमारी मौलिकता तो नष्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल वो तो सही बात। गेस्ट पेपर को, हम अगर गेस्ट पेपर को ही पुस्तक मान लेंगे तो हमारी गलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साकेत सहाय जी, और आपने हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया। आपने हमारे जो फटाफट प्रश्न थे उनके सबके झटपट उत्तर दिए। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आप कृपया अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन, अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे बीच रखें। माननीय प्रोफेसर मिश्र जी। एक बार सभी को पुनः नमस्कार। डॉक्टर साकेत सहाय जी, बोलते बोलते इनके सारे दर्द भी छलक गए, और जितनी इनकी चिंताएं थी भाषा को लेकर, ये देश अगर सही ढंग से विचार करें तो असमंजस की स्थिति में रहा है, और उसके लिए कम से कम जो कई 100 वर्ष की जो गुलामी है, भाषाई गुलामी, तो उस दास्ता से जब तक मैं मुक्ति की बात न करूं, और वो इस कदर भीतर समा गई हैं चीजें कि उससे निकलना मुश्किल है। अब ये हम सभी जानते हैं कि भाषा और संस्कृति किसी भी देश की पहचान होती है, और भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। फिर इसके बाद भी हम, अभी मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि आज तक हमने बैंक के लिए कोई हिंदी में शब्द इजाद नहीं किए जो प्रचलित हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए हिंदी में क्या शब्द है? भारतीय रिजर्व बैंक, आप पहुंच जाते रिजर्व बैंक तक। तो ऐसे शब्दों का हमने, और वो भी अभी कोई जुड़े हुए व्यक्ति कह रहे थे कि सबसे कठिन होता है सरल लिखना, ये सच है। लेकिन सवाल यह है कि जो शब्द गढ़े जाए या बनाए जाए या लिए जाए कहीं से, वो सही सही अर्थ ध्वनित भी करते हो, और बोधगम्य भी हो, सहज सरल भी हो, और बिल्कुल हमारी संस्कृति से मेल भी खाता हो।
तो भाषा और संस्कृति की जो अपनी विजय गाथा है वो अद्भुत रही है। और हमारे भीतर वो जो आंदोलन धर्मी चेतना है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे साकेत जी, वो जो आंदोलन धर्मी चेतना है, वो उस चेतना को जागृत करने की जरूरत है। और उसी चेतना के सहारे हम सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत जो हमारी अपनी है, हिंदी की विरासत है या भारतीय भाषाओं की विरासत है। क्या भारतीय भाषाओं में तमाम ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में लाया जा सकता है? शब्द बहुत ही उपयोगी शब्द है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और जब तक हम उस भाषाई विरासत को सतत संरक्षित और संवर्धित नहीं करेंगे, और उसकी बुनियाद हमारी आंदोलन धर्मी चेतना पर ही होगी, और तब जब विमर्श के कई खिड़कियां खुलेंगे, निश्चित रूप से हम किसी न किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। और भाषा और संस्कृति की वैचारिकी एक ही धरातल पर होती है और एक दूसरे के पूरक भी है वो। और ठोस आधारशिला भाषा भारत की भाषाओं के लिए संस्कृति ही बन सकती है। तब जो अनगिनत जो चित्र उकेरने का जो दायित्व हमारा है, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे जितने भी देश भर के तमाम सरकारी विभाग, वो जब तक उस धरातल पर जाकर के काम नहीं करेंगे, तब तक सही अर्थों में अपने व्यापक फलक पर पूरी जो 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 भारतीय जनमानस है या पूरी मानवता है, उसको जब तक आप पल्लवित पुष्पित करने की बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि वो चीजें बनेंगी नहीं। और अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा की जो संजीवनी है वो उसी भाषा में ही है। हमें उस संजीवनी की तलाश करनी होगी, उस सुगंध की तलाश करनी होगी। अब अगर जिस दिन हमें ये चीजें मिल जाएंगी, और बाद में तो हम उसकी तलाश शास्त्रों में करते हैं, जरूरत यह है कि उसकी तलाश हमें वहीं कहीं इर्द गिर्द करनी होगी, सुगंध वहीं है। सवाल यह है कि कस्तूरी तो कुंडल में है, लेकिन हम घूम रहे हैं। और इस तरह की जो तकनीक जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, चाहे चैट जीपीटी हो या जितने अनुवाद के संसाधन विकसित हुए, ये सब सेतु का काम कर सकते हैं। सवाल यह है कि हमारा मन कितना बदला। ये तकनीकी जो संसाधन हमारे मन को नहीं बदल पा रहे हैं, हमारा मन अभी भी वैसे ही अटका हुआ है बीच में। तो जब मन यही बार बार कहेगा कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो बात बनती नहीं है। और जीवन के शाश्वत मूल्यों के प्रति हम जब तक पूरे जनमानस का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, और उसमें भाषा बड़ी कारगर साबित हो सकती है। और भाषा अपनी प्रभावपूर्ण व्यक्त के माध्यम से समाज को जब दिशा निर्देशित करने लगेगी, तब वो सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। भाषा कभी कभी मौन हो जाती है, क्योंकि उसके जो संचालक है, उसके जो बोलने वाले हैं, वो स्वयं भाषा में विश्वास नहीं करते हैं। तो जब तक हम अपनी माँ पर, अपनी मातृभूमि पर, अपनी मातृभाषा पर, अपनी भाषा पर, अपनी राष्ट्रीय भाषाओं पर गर्व नहीं करेंगे, तब तक बात समझ में नहीं आती है। और भाषा अपने भीतर तमाम परिवर्तनों के बीज छिपाए रहती है, जो समय पाकर वो पल्लवित पुष्पित होती है, और उसके भीतर वटवृक्ष बनने की अनंत संभावनाएं हैं। तो उधार की या आयातित भाषाओं के सहारे हम सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकते। और भारतीय जनमानस अपने ही भीतर बिल्कुल खोजने की प्रक्रिया में जब सतत रूप से बिल्कुल ओतप्रोत रहेगा, तो निश्चित रूप से हम संकल्प से सिद्धि की यात्रा कर सकते हैं और करेंगे। और तब संकल्पना मात्र नहीं रहेगी, बल्कि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत एक विशेष तरह के भाषाई साम्राज्य की हम स्थापना कर सकते हैं। ये कोई पोटली में रखी हुई वस्तु नहीं है भाषा, बल्कि वो रस से परिपूर्ण घड़े की तरह है, जिसमें बूंद बूंद संचित हुई है, हमारे देश की पूरी वैचारिकी संचित हुई है। तब जाकर कहीं न कहीं भारतीय लोकमानस तैयार होता है, जिसकी बुनियाद भाषा गढ़ती है। इसमें प्राकृत जन की शाश्वत उपस्थिति भी आपको मिलेगी, सनातन की भावना भी मिलेगी, और उन चीजों को जोड़ने की जरूरत है। इतिहास साक्षी है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जब तक लोकमानस को तैयार आप नहीं करेंगे, और उस लोकमानस का हथियार भाषा ही बन सकती है, तब निश्चित रूप से हम वर्तमान की जो चिंता है उसको भी शिद्दत से प्रकट कर पाएंगे। और फिर तो हमारी चिंतन की प्रवृत्ति बिल्कुल गतिशीलता की ओर बढ़ेगी। अब फिर कहने की बात ही नहीं है, फिर इसी प्रवृत्ति से हम उसे पर्यटक बना दें, अन्वेषी बना दें, आविष्कारक बना दें, सर्जक बना दें, चाहे पथ प्रदर्शक बना दें, परिस्थितियां ही आदमी के स्थापन और विस्थापन का कारण बनती हैं। उसमें भाषा एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में, कहीं हम जाते तो भाषा लेके जाते हैं। अंग्रेज आए तो भाषा लेके आए ना, एक व्यक्ति को लेकर आए, उसने तय कर दिया कि देश में कौन सी भाषा होगी। लेकिन
परिस्थितियां कभी सुखद और कभी दुखद हो सकती हैं, लेकिन विश्व भर में फैले हमारे जो भारतवंशी हैं और देश भर में फैले जो प्रत्येक भारतवासी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं और तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की बात क्यों नहीं करते? संविधान की रक्षा, माने भाषा का उपयोग न करना केंद्रीय कार्यालयों में अपराध नहीं है, कल चर्चा हो रही थी। तो फिर संविधान में तो तमाम चीजें लिखी हुई हैं, जिसको ना मानिए तो अपराध क्यों हो जाएगा? इसलिए जरूरी है कि हमने तो देखा कि दुनिया भर में जो हिंदी की वेल फैली हुई है, और मुझे तो लगता है कि लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, जो निरंतर लिख पढ़ रहे हैं और भाषाई अस्मिता की तलाश के साथ अपनी भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके बंधन से मुक्ति की ओर चलने की बात वही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाषा, व्यक्ति और समाज जब तक स्वाधीनता पूर्वक जीने की उर्वर जमीन नहीं तैयार करेगा, तब तक बातें बनेंगी नहीं। और उसमें नेतृत्वकारी भाषा के रूप में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि उसकी अपनी जो भाषिक और रचनात्मक शक्ति है, वो उसमें जो समरसता है, समानता है, जो सौहार्द है, वही सिद्ध कर सकती है, और आने वाली पीढ़ी उस पर गर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी ने इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपरा, विचार की तमाम धाराएं प्रवाहित की हैं और पूरे भूमंडल को रससिक्त भी किया है। इसलिए विश्व भर में फैले हुए जो भगीरथ पुत्र हैं, उनका दायित्व है, देश भर में फैले हुए हिंदी के जो भगीरथ पुत्र हैं, हिंदी के जो चंद्रगुप्त हैं, हमें आपको किसी न किसी को चाणक्य बनना होगा। हिंदी का चाणक्य बने, भाषा का चाणक्य बनेंगे तो हिंदी के चंद्रगुप्त पैदा ही होंगे। और फिर संस्कृति समय सापेक्ष होती है और समय विमर्श के सारे धीरे धीरे संघर्ष के पथ पर ले जाता है। और हम लोग तो आशावादी हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। लेकिन अपने भीतर, जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे साकेत जी, कि अपने भीतर प्रतिरोध की क्षमता, भाषा को लेकर हम प्रतिरोधी नहीं हो पाते हैं, उसको लेने की जरूरत है। वो क्षमता जिस दिन विकसित हो जाएगी, फिर ज्ञान, सत्य की जो और भाव की जो प्रतिभा है, तीनों प्रतिभाएं मिलेंगी तो हम अपना श्रेष्ठतम दे पाएंगे। जिस दिन श्रेष्ठतम दे पाएंगे, उसी दिन संस्कृति सत्य की साधना भूमि पर शिवत्व की वैश्विक कामना करते हुए भारतीय भाषा में या अपनी हिंदी में जो सौंदर्य की व्यापक दृष्टि विकसित करेंगे, वो फिर मानव समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए हितकारी होगा, मुझे तो यही लगता है। और सत्य और शिव सुंदर का देश है, सनातन की भावभूमि जहाँ है, वहाँ भाषाओं को लेकर के कोई भेद मतभेद नहीं है। थोड़ी बहुत राजनीतिक भेद मतभेद है जहाँ आप काम कर रहे हैं, सबने मान लिया है कि हिंदी की जो शक्ति है उसके आगे सबको नतमस्तक होना है। हिंदी के भीतर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। हिंदी जिनको हिंदी को लागू करने का दायित्व जिनके ऊपर है, उनके भीतर भी वो भाव नहीं आना चाहिए। और क्योंकि देश का जो मूल है, क्योंकि देश भाषा, साहित्य, संस्कृति, परंपरा और लोकाचार से ही चलता है, और इन सब में तमाम भारतीय भाषाओं की अपनी समवेत भूमिका होगी। और उस समवेत भूमिका में हमें भी अपना कहीं न कहीं स्थान निर्धारित करना होगा। और हिंदी एक सेतु भाषा के रूप में अपनी सहोदरा भाषाओं के साथ संपूर्ण राष्ट्र को एक में पिरोने की क्षमता रखती है, और व्यावहारिकता और उपादेयता दोनों को सिद्ध करती है। 21वीं सदी भारत की सदी है, हिंदी की सदी है, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए, और भाषाई, सांस्कृतिक और अन्य तमाम क्षमताओं से परिचित कराने में हिंदी एकमात्र माध्यम बन सकती है। तो मुझे तो दिखता है चीजें, हिंदी का भविष्य उज्जवल दिखता है, और उसकी स्थिति उपस्थिति सब काबिल तारीफ है। सवाल यह है कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम कि दूसरे के पास जाएंगे कांटा निकालने, तो कोई निकालने के लिए बैठा नहीं है। तो जो कहीं एक तरक रहती है ना, उस कांटे को निकाल दीजिए ना, तो हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इस भाव के साथ आगे बढ़ें, और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका समाधान हो, और एक व्यापक फलक पर अगर आप देखें तो भाषाई जो विरासत हमारी है वो हमारी शक्ति बने, और देश के संचालन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार मान्यवर, आपके इस सारगर्भित और पूरा वैश्विक फलक लिए हुए जो आपका अध्यक्षीय वक्तव्य रहा। आपने बिल्कुल सही कही एक बात कि हमारा कांटा हम ही से निकलेगा, और हमें ही अपनी भाषाओं के प्रति आग्रही होना होगा, प्रतिरोधी होना होगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो मैं कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलता हूँ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
मैं आभार व्यक्त करता हूँ विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, निरंतर पिछले कई वर्षों से 7-8 वर्षों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी मार्गदर्शन के प्रतिफल के स्वरूप ही ये कार्यक्रम और इतनी बड़ी कार्यक्रमों की श्रृंखला मैंने गिने नहीं, पर मुझे जो लगता है 250 से 300 के बीच में हमने कार्यक्रम पिछले 7-8 वर्षों में आपके मार्गदर्शन में किए और कहीं 2-4% कार्यक्रमों को छोड़ दें तो आपकी निरंतर उपस्थिति रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का एक स्रोत है कि आप न सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करते हैं बल्कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ भी उपस्थित होते हैं और उसके बाद भी बताते हैं कि हाँ, इन चीज़ों में हम और सुधार कर सकते हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रोफेसर मिश्र जी। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत सहाय जी के प्रति, जिन्होंने अपना जो 2.5 से 3 दशकों का विस्तृत आपका अनुभव है, वो अनुभव और आपका अध्ययन, आपका शोध, आपका लेखन, उन सभी का जो निचोड़ है वो हमारे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आपने हमारे बीच रखा और बहुत जो जरूरी पहलू है वित्तीय साक्षरता के प्रति, उसके प्रति आपने हमारे दर्शकों को जागरूक करने की बात कही और आपका पूरा का पूरा जो लेखन है वो जागरूक करने वाला, एक मतलब जागरूकता के प्रति उस दिशा में बढ़ाने वाला पूरा साहित्य है आपका और हम चाहेंगे कि आप निरंतर ऐसे ही सृजनशील बने रहें, शतायु हो। और बैंकिंग की सेवा तो ठीक है, रोटी के लिए चल रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप उसके बाद भी निरंतर सक्रिय रहेंगे। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति डॉक्टर साकेत सहाय जी। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए कम है। आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो भी दर्शक अभी यहाँ जुड़े हैं या इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सब के प्रति, विशेष रूप से मॉरिशस से जुड़ी हमारी बहनें कल्पना लाल जी, डॉक्टर शशि दुकन जी, हरदीप कौर जी, डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, पुणे से राजाराम शेवाले जी और हमारे साथी डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सबकी सहभागिता के बिना इस कार्यक्रम की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत